अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम एनईडी के 2017 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं इस क्लास के आगाज के अंदर आपसे दो बातें जरूर करूंगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि बेटा मैंने एनईडी के 2005 से लेके 2024 तक के तमाम पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। 2005 से लेके 2015 तक के मैंने पेपर्स आप लोगों को मैथ्स के ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं और उसके बाद 2020 से जो एनईडी का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होना स्टार्ट हुआ था आफ्टर कोविड 19 अप टिल 2024 तक के पेपर्स मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। तो 2017 18 19 का पेपर रहता था, इंशाल्लाह ताला जबरदस्त वो पेपर भी आपको कन्वर्ट करवा दूंगा, वो पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसके अलावा एक चीज ध्यान में रखिएगा, भाई किसी से भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की तैयारी कर रहे हो, पहले उसका रेफरेंस समझ लेना। बेटा एनईडी मेरा अपना घर है, एनईडी में सबसे ज्यादा एडमिशन पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट एनईडी के लिए दावा नहीं कर सकता जितना बड़ा दावा मैं करता हूं कि लास्ट ईयर मेरे एनईडी में 1200 प्लस बच्चे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और लास्ट 7 ईयर्स के अंदर एनईडी के अंदर टॉप की पोजीशन है मेरे बच्चों की। तो उसके पीछे रीजन है मेरी मेहनत का। तो भाई जितने ज्यादा मैंने एनईडी के पेपर सॉल्व करवाए हुए किसी ने नहीं करवाए होंगे। तो आज की क्लास के अंदर आपसे इंशाअल्लाह ताला एक अहद करते हैं कि भाई इस साल के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बहुत जल्द आपके लिए एनईडी के बच्चों के लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए भी आपने वेट करना है। आपने लाजमी तौर के ऊपर इस प्लेलिस्ट के लिंक को अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, इसमें जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए उनको लाजमी तौर पर कवर करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेटा आप एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन लेकर आओगे। बेटा कोई तो रीजन है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर हर साल मेरे बच्चों की पोजीशन होती है, कोई तो रीजन है ना बेटा कि भाई एनईडी के अंदर चाहे वो रमीज कामरान हो राउंड नंबर 1 का टॉपर, वो मेरा शागिर्द था। किसी भी इंस्टीट्यूट के दोनों राउंड्स के अंदर 90 प्लस नंबर नहीं होंगे, दोनों राउंड्स में 95 प्लस नंबर नहीं होंगे। रमीज कामरान के 2024 के पहले राउंड के अंदर 97 नंबर थे, 96 नंबर थे। सिराजुल हक के राउंड नंबर 2 के अंदर 96 नंबर थे। तो ये राउंड 1 का टॉपर रमीज कामरान था 2024 का, राउंड 2 का सिराजुल हक था। समी शाकिर 2023 का टॉपर था। 2023 के अंदर एक और बच्ची ने भी आपके पास 100 नंबर की लेकर आई थी, जिसकी मेरिट पोजीशन टॉप की बनी थी, अलीशा। अलीशा की पहली पोजीशन थी। जहरा बतूल 2022 की टॉपर थी एनईडी की। तैयब इजाज 2021 का था। इसके अलावा मेरा 2020 का मेरा एनईडी का टॉपर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई एनईडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर्ली एक ऐसे टीचर से तैयारी करनी चाहिए जिसका एनईडी के अंदर अपना कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो हाउ हो। तो भाई एनईडी चूंकि मेरा अपना घर है, सिंस आई एम आल्सो एन अलुमनाई ऑफ द एनईडी, तो भाई एनईडी के लिए जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा होता हूं आपको और कहीं नहीं मिलेगी। लोग मुझे ही कॉपी कर करके भाई इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आपने तरीके से एनईडी की तैयारी करनी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करी हुई है, पूरी मेहनत करी हुई है एनईडी के लिए। आप आराम से एनईडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तरीके से, अगर आप मेरे बैचेस का हिस्सा हैं। तो याद रखिएगा अपने दिन का एक मामूल बना लें। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा आज की क्लास के अंदर, अपना एक मामूल बना लीजिए और अपना मामूल ये बनाइए कि लाजमी तौर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर एक पास पेपर का लेक्चर कवर करें। 2005 से ऑनवर्ड जितने पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं डेली बेसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर लेक्चर कन्वर्ट करें, एक लेक्चर को बैठ के सॉल्व करें। अपने पास एक कॉपी रखें, उस कॉपी में जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं लेक्चर के उनको लाजमी तौर पर साथ साथ बैठ के कॉपी डाउन करें, उनको सॉल्व करें। याद रखिएगा ये आपको बहुत फ्रूटफुल इफेक्ट देगा। ये अगर आप रमीज कामरान वाली पॉडकास्ट भी सुनेंगे मेरी, जो मेरे लास्ट ईयर के टॉपर के साथ थी, उसमें भी बच्चे ने ही बताया था पास्ट पेपर्स आदि की नोट, पास्ट पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से करें। मैंने 2020 के ऑनवर्ड कंप्यूटराइज पेपर्स भी सारे सॉल्व करवाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। 2005 से लेकर 2019 तक के जितने पेपर्स हैं उसमें 2017 18 19 का पेपर रहता था, वो भी इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। और इस साल का जो एनईडी का क्राइटेरिया क्या होगा अनाउंस हो चुका है कि इस साल से 60% टेस्ट काउंट होगा। यानी कि अगर आपकी इंटर के अंदर एफएससी के अंदर ए लेवल्स के अंदर नंबर कम भी हैं तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा, 60% टेस्ट काउंट होगा। 60% टेस्ट का मतलब यह कि आप टेस्ट की जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, टेस्ट में आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा खुदारा अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करें, अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। हमारे बैचेस में सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलेगा कि जब आपके एफएससी के इंटर के पेपर्स होंगे हम आपको गैप देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 60% आपके पास टेस्ट का वेटेज है, टेस्ट के ऊपर जान मारनी है आपने। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है एनईडी 2017 के पेपर का पहला क्वेश्चन, एग्जामिनर कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द रेहान विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/4 एंड शोएब इज 1/5 इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली। मेरा टाइपिस्ट एक अच्छा आदमी है भाई। इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली ऑन द प्रॉब्लम द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सॉल्व इट। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है और बोथ का लफ्ज आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी भी लफ्ज आ जाए बोथ का या फिर लफ्ज आ जाए एंड का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करोगे। यानी कि देखो इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक प्रोबेबिलिटी के रेहान एक काम करेगा, रेहान एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यह बराबर है 1/4 के। रेहान एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4।
और शोएब शोएब का उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 1/5। यानी कि इस क्वेश्चन में हलवा पका के आपको दिया हुआ है, आपको दोनों बंदों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं बोथ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा देखो, बोथ की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आपने सिंपल तरीके से इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। क्लियर है बेटा? तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को क्या करवा देना है? मल्टीप्लाई। तो 1/4 1/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/20 के बराबर। अच्छा भाई देखो, मुझसे अगर तालीम हासिल कर रहे हो तो मेरी बातों पे अमल करना है। भाई कोई रीजन है ना, मेरे बच्चे इतने ज्यादा एनईडी के अंदर मौजूद हैं, मेरी बातों पे अमल करना है। कैलकुलेटर की कोशिश करनी है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल ना करो। मैं आपको सारी की सारी मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर ट्रिक्स के ऊपर जब सिखाऊंगा ना, तो याद रखिएगा आप पेपर विद इन 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो एनईडी के मैथ्स का, अगर आपने उस तरीके से तैयारी करी जिस तरीके से मैं आपसे तैयारी करवा रहा हूं। भाई अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो खुदा मेरी बात पे अमल करिएगा। मैं आपका उस्ताद हूं, सही है ना? उस्तादों का बिल्कुल मेरी एक बात पे अमल करिएगा कि भाई अगर आप कैलकुलेटर को नहीं हाथ लगाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन सेकंड्स पे चीजों को सॉल्व कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, जहां पे बहुत जरूरत होगी कैलकुलेटर की, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आप यकीन मानो आराम से बैठ के पूरा का पूरा आप एनईडी के अंदर टॉप कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब आप एनईडी की तैयारी करो साथ में फास्ट की तैयारी भी तो करो ना। फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो अगर आपने एनईडी की तैयारी में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा तो आपको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी फास्ट के लिए। वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कराची यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता, सिमिलरली दाऊद में अलाउ नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश करो कि एनईडी के अंदर भी कम से कम यूज करो। मैं आपको सारी ट्रिक सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे बैजेस में भी यही चीज होती है कि आपको एक एक ट्रिक सिखाई जाती है कैलकुलेटर बगैर मैथ्स करने की, तो आपके लिए एनईडी का पेपर हलवा बन जाता है। मैं आपके सामने कोई मुबालगा नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 2024 के अंदर मोर देन 44 स्टूडेंट्स का मेरे 90 प्लस स्कोर था एनईडी के अंदर। 44 से ज्यादा बच्चों का 90 या 90 ज्यादा नंबर थे, राउंड 1 राउंड 2 मिला के। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पेज पे चले जाओ, उनके पास हसीयत 10 90 वाले बच्चे होंगे, 12 90 वाले बच्चे होंगे, हालांकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंस्टीट्यूट वाले मुझसे खफा होते हैं कि मैंने फ्री में भी बच्चों को पढ़ा देता हूं यूट्यूब के थ्रू, या फिर बच्चे जब बहुत ही कम कीमत के ऊपर बैजेस में आते हैं तो ये इंस्टीट्यूट वाले खफा क्यों होते हैं? क्योंकि भाई इनके इंस्टीट्यूट के पेजेस पे जाके आप रिजल्ट चेक करिएगा, हद से हद 12 या 14 या 16 या 20 बच्चे होंगे 90 वाले। मेरे पास मेरे बैजेस के अंदर मोर देन 44 स्टूडेंट्स का 90 प्लस नंबर आए थे, राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी। इन बच्चों ने सिर्फ एक बात पे अमल किया था, मेरी बात पे। तो अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, साथ साथ मेरी चीजों को कवर अप करो, साथ साथ जो बात बता रहा हूं, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, कवर अप करो। अब यकीन मानो बहुत आराम से चीजों को कवर कर सकते हो, मेरी गारंटी है आपको इंशाल्लाह ताला। सही है ना? खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 देन द पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस इज डैश। अब देखो, ये पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है। पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, और हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। यानी कि भाई अगर कभी भी आपको किसी पॉइंट से, ये आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और आपके पास एक लाइन गिवन है, आपके पास एक लाइन गिवन है, आपके पास लेट सपोज एक लाइन आ रही है, क्या लाइन आ रही है? ax प्लस का by प्लस का c। तो अगर कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल है, ऊपर आता है ax1, देन आता है प्लस का by1 प्लस का c, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो खाली एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए में ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखो क्या आ रहा है? ब्रैकेट्स आ रहे हैं, करेक्ट नहीं है, सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी के अंदर भी वैसे फनकारी करी हुई है मेरे टाइपिस्ट ने, मगर मैं आपको तरीका बता देता हूं। भाई यहाँ पे एक तो y1 होगा पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल जो है ना, इसने एक जगह लगाया है, दूसरी जगह लगाया नहीं है, तो भाई यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल होगा। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं ना सर, मॉडुलस का सिंबल तो पूरे टर्म पे होता है। तो भाई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट तो हमेशा आपको पॉजिटिव का आंसर ही देगा ना। स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू डालोगे तो आयोटा बन जाता है, तो इसने उसका मसला नहीं होता। तो मॉडुलस ऊपर वाली टर्म पे होना चाहिए। कुछ बच्चे नन पे टिक करके आ जाते हैं। भाई नन पे टिक क्यों कर रहे हो? आप लॉजिकली सोचो ना, मॉडुलस का साइन पूरी टर्म पे मैं मानता हूं, मगर स्क्वायर रूट पे मॉडुलस अप्लाई करने की रीजन ही नहीं है ना। स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर देगा, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो आयोटा में कन्वर्ट कर देगा, तो मॉडुलस हमेशा होता ही ऊपर है। तो ये मॉडुलस का साइन ऊपर मौजूद था। मेरा टाइपिस्ट के लिए खासूसी दुआएं करिएगा रमजान मुबारक के अंदर कि भाई वो टाइपिस्ट ढंग का काम करे। अच्छा टाइपिस्ट सर खैर है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मॉडुलस का सिंबल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला, कैट माने बिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगर टर्म 1 की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर और टर्म 2 की वैल्यू आ रही है 7 के बराबर, तो बताइए 17 टर्म की वैल्यू क्या होगी? मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊं, बुरा तो नहीं मानोगे भाई, एक शॉर्टकट सिखाता हूं। ऑल्दो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ट्रिक बताता हूं। भाई मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा, किसी ट्यूशन वाले बाजे से पढ़ रहे होगे या किसी महंगे बेकार कोचिंग से, उनको भी ट्रिक्स नहीं आती होंगी जो ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा होता हूं। अब देखो, मैथ्स के अंदर कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस निकालने की मैथफ्लिक्स की एक शॉर्टकट है। मैथफ्लिक्स
मैथमेटिक्स शॉर्टकट ये कहता है कभी भी दो टर्म्स अगर आपको गिवन है विद इन सेकंड्स पे, यहां पे तो ऑल्दो आपको टर्म नंबर 1 गिवन है, आसान है, ए की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, बट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर निकाल रहा हूं तो अगर आपको दो टर्म्स गिवन है ना, तो बड़ी वाली टर्म को रखो, उसमें से छोटी वाली टर्म को माइनस करवा दो, और नीचे डिवीजन के अंदर इन दोनों के एंस को सबट्रैक्ट करवा दो। तो बड़ी वाली टर्म का एन क्या है, यानी कि T2 के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 2 होगा। T1 के अंदर एन क्या होगा, 1 होगा। तो टर्म 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। टर्म 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के। दो में से एक निकालोगे तो क्या बचेगा, एक। 7 में से अगर 5 को आप माइनस करोगे, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 7 में से 5 जाएगा, सिंपल तरीके से 2 बचेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालने की शॉर्टकट है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा सर ये तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, भाई ये क्वेश्चन इजी है, डायरेक्टली निकाल सकते थे। जहां मुश्किल क्वेश्चन आएंगे वहां पे ट्रिक बहुत काम आएगी। ट्रिक समझ में आती है, क्या ट्रिक है, अगर दो टर्म्स की वैल्यूज गिवन है, बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करो, फिर उन दोनों के एंड्स को माइनस करवा दो, यानी कि जो भी टर्म नंबर है उनको आपस में देन सबट्रैक्ट करवा दो। तो भाई ये शॉर्टकट बहुत काम आती है, और ये एप्टीट्यूड की शॉर्टकट है। अगर आपका कोई दोस्त किसी महंगे बेकार कोचिंग में बैठा है, उससे पूछेगा, उनको ये ट्रिक नहीं सिखाई भी होगी, क्योंकि भाई वहां पे पढ़ाई कहां होती है। तो अब देखो एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या था, 17th टर्म। अच्छा इसकी भी एक शॉर्टकट है, ऑल्दो अब देखो काफी सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सर वो A17 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस का 16D। अरे भाई ये एफएससी का कॉन्सेप्ट है, ए लेवल्स के अंदर भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वहां पे सीक्वेंस सीरीज होती नहीं है। इसकी एक शॉर्टकट है मेरा बेटा। शॉर्टकट क्या है कि देखो कभी भी दुनिया में अगर अननोन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सीक्वेंस सीरीज के अंदर, कभी भी सीक्वेंस सीरीज के अंदर अननोन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है कि जो भी अननोन टर्म निकालनी है उसको यहां पे रखो, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ। आपको दो टर्म्स गिवन है, आपको कोई भी दो टर्म्स गिवन है, उसमें से कोई भी एक टर्म उठा लो। मैंने क्या कहा, आपको जो दो टर्म्स गिवन है उनमें से कोई भी एक टर्म उठा लो। तो मैंने उठा लिया फॉर एग्जांपल T2 को, सही है, उसको मैंने यहां पे रखा, प्लस का साइन लगाओ। अब देखो जिस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जिस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसके n को यहां पे रखो, और जिस टर्म को तुमने यहां पे रखा था उसके n में से सबट्रैक्ट करवा दो, और इसको मल्टीप्लाई करवा दो कॉमन डिफरेंस के साथ। विद इन सेकंड में आंसर आएगा, ए निकालने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये शॉर्टकट कहलाता है मैथमेटिक्स शॉर्टकट, बिलियन डॉलर का कॉन्सेप्ट है। क्या शॉर्टकट है, दोबारा समझो। तुम्हें लेट सपोज T17 की वैल्यू निकालनी है, उसको यहां पे रखा इक्वल टू का साइन। अब देखो जो भी दो टर्म्स गिवन है ना, कोई भी एक टर्म उठा लो। लेट सपोज अब की बारी में T1 उठा लिया, सही है, प्लस का साइन लगाया। देखो जो भी टर्म आप निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसके n को यहां पे रखोगे, उसमें से माइनस करवाओगे जिस टर्म को यहां पे रखा है उसके n को, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। दोनों जगहों से आंसर सेम आएगा, गारंटी है मेरी। T2 की वैल्यू क्या थी, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। T2 की वैल्यू थी 7 के बराबर, प्लस का साइन। 17 में से 2 को माइनस करोगे 15 बचेगा। कॉमन डिफरेंस क्या था आपके पास, 2 का। 15 2 30 होता है, 30 प्लस का 7 ये आ जाएगा 37 के बराबर, यानी कि 17वीं टर्म किसके बराबर है, 37 के। आप बोलते हो सर नहीं यकीन नहीं आ रहा, यहां से सॉल्व करके दिखाएं, तो भाई यहां से सॉल्व कर लो। T1 की वैल्यू क्या थी, 5 के बराबर। मैंने क्या शॉर्टकट बताया, जिस टर्म की वैल्यू निकाल रहे हो उसके n में से जिस टर्म को यहां रखा है उसके n को माइनस करवाओ। तो मैंने 17वीं टर्म की अगर वैल्यू निकाल रहा हूं और T1 को मैंने यहां पे रखा है, 17 में से 1 गया, 16 बचेगा, इनटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसके बराबर है, 2 के बराबर है। 16 2 क्या होता है, 32 के बराबर। 32 में 5 को ऐड करोगे क्या बनेगा, यहां से भी 37 ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। डॉग माने समझ जाओ भाई। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। तो भाई ये फायदा होता है पढ़ने का कि आपको बैजेस में एक एक ट्रिक डिटेल में पढ़ाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये फायदा होता है कि मैं आपको बैजेस के अंदर, देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स। अगर आप एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप ट्रिक्स को इस्तेमाल नहीं करोगे, पेपर ही कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एप्टीट्यूड का फायदा ही ये होता है कि आपको छोटी छोटी ट्रिक्स में सिखा रहा हूं, तो ट्रिक्स बड़ी हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है T1 इज इक्वल टू 5 एंड T2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 आर दी टर्म्स इन द GP इन द वैल्यू ऑफ T12। अगेन देखो इस क्वेश्चन को आप एक शॉर्टकट पे सॉल्व कर सकते हो। क्या ट्रिक है कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कि T1 की वैल्यू 5 है, T2 की वैल्यू 1/3 है। तो भाई वैसे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है यार। कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि भाई आपको देखो फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है, डायरेक्टली कॉमन रेशियो आ जाएगा। चलो मैं ट्रिक आपको बाद में सिखाता हूं, साथ ही सिखाता हूं, मगर आपको मैं नॉर्मल मेथड क्या है कि आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास 5 के बराबर है, सेकंड टर्म 1/3 के बराबर है। तो हमें पता है कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फॉरवर्ड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो सेकंड टर्म की वैल्यू है 1/3 के बराबर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5 के बराबर। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 15 के बराबर, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 1/15 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है T12 की वैल्यू बताओ। तो आपको देखो a पता है और आपने r भी निकाल लिया, तो
T12 किसके बराबर होगा? देखो T12 का फॉर्मूला क्या होगा? T12 यानी कि A12 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल, A का A, R का R, और पावर में क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 1, 11 के बराबर। अब आप जब इसको सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर लेकर जाओगे तो आपके पास देखो A की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। A की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और R यानी कि कॉमन रेशियो किसके बराबर आया? ये आया 1/15 के बराबर। और पावर में क्या है? पावर में है 11। पावर में क्या है? 11। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 इंटू 1/15 होल पावर में 11। तो कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर? नन ऑफ दीज शुड बी द करेक्ट आंसर। अब सिंपल तरीके से मेरे पास जब आपने वैल्यूज को प्लॉट करा, ए के अंदर ए की वैल्यू को डाला, आर के अंदर आर की वैल्यू को डाला, और ऊपर आपके पास n माइनस का 1 यानी कि सिंपल 12 माइनस का 1 11 आ गया। तो मेरा T12 का मेरे पास 12वीं टर्म का जीपी में आंसर क्या आ रहा है? 5 इंटू 1/15 होल पावर में 11। तो यानी कि देखो कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज के बराबर। पर ये तमाम की तमाम चीजें, तमाम की तमाम ट्रिक्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑलरेडी बैजेस के अंदर पढ़ाई हुई होती हैं। तो लाजमी तौर पे कोशिश करना है कि हमारा जो नस्ट का, एनईडी का, फास्ट का, जीआईकेआई का, कॉमसेट्स का, आईबीए का न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ये 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लाजमी तौर पे तमाम चीजों को साथ साथ कवर अप करें तो आप इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच में आपकी एनईडी के राउंड 1 की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी, राउंड 2 की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। देखो बैचेस का फायदा ये होता है कि बेटा लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान के टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको पढ़ाती है। आपको एक एक सब्जेक्ट लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है। चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, आईबीए की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों की टॉप पोजीशंस होती हैं। आईबीए की 2024 की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है, फास्ट की पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है, एनईडी की लास्ट 6 इयर्स के अंदर पोजीशन मेरे बच्चों की है, नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर मेरे बच्चों का है। दे आर ऑल वेरीफाइड एंड दे आर ऑल अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब एज वेल एज ऑन माय फेसबुक पेजेस। आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर मेरे दो बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो टॉप 20 के अंदर आए हुए पोजीशन लेके। तो भाई लाइव क्लासेस का देखो फायदा यही होता है कि आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है, और जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। लाइव क्लासेस में कोर्स कवर होगा, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ साथ आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैच के अंदर मिलता है कि पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाती है, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, हर चीज को क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अगर आप एनईडी में अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर की क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो बच्चे कंप्यूटर के बैठे होंगे, इंग्लिश की भी होगी। अगर आप आईबी में अप्लाई कर रहे हो तो आईबी की, बीबीए की जो मैथ्स होती है, जो बिजनेस मैथ्स होती है, वो भी पढ़ाई जाएगी। अगर आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फास्ट की जो मैथ्स होती है, एडवांस मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, साथ साथ आपको जो बेसिक मैथ्स होती है वो भी कवर करवाई जाएगी, आईक्यू का पोर्शन भी पढ़ाया जाएगा। तो आपको तमाम चीजें, तमाम सब्जेक्ट बैच में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आप कहीं से भी तैयारी कर लो। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, कि आप किस तरीके से एक्सपोजर को गेन कर रहे हो, आप किस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो पेपर के अंदर। तो आपको तमाम के तमाम शॉर्टकट सिखाए भी जाते हैं, उनके मल्टीपल टेस्ट दिए जाते हैं, हर टेस्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, टेस्टों पे प्रॉपर टाइमर्स होते हैं ताकि आप तरीके से बैठ के टेस्टों को अटेम्प्ट कर सको। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, डेट इज बेसिकली कि आपकी प्रैक्टिस मटेरियल, वो प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम के तमाम टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एनईडी के लिए जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से हो रहा है, लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने। इस बैच में आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से पढ़ाया जाएगा अप टिल आपको एडवांस लेवल तक, एक एक चीज आपकी कवर करवाई जाएगी बेटा। खैर, नेक्स्ट। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये क्वेश्चन $1 बिलियन का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है, और ये 2017 के पेपर में भी मौजूद है। मैं अपने बैच के बच्चों को ये क्वेश्चन लाजमी करवाता हूं। पहले बता रहा हूं कि भाई देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहां पे? जीरो के ऊपर। आगे कहता है ई की पावर के अंदर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, फिर आ रहा है माइनस का 1। नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है? ई की पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स, आगे आ रहा है प्लस का 1। अब इस क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या है, एक्स आपका अप्रोच कर रहा है जीरो पे, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जीरो डाल दो, तो ई की पावर इंफिनिटी बन जाएगा। तो भाई ई की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्टली आपके पास सिंपल तरीके से इंफिनिटी 1/0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इंफिनिटी के बराबर आ जाएगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब कभी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो एल हॉपिटल रूल पे जाते हैं, मगर यहां पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना आपके लिए टफ हो जाएगा। इसलिए सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि आप ऊपर से भी ई की पावर 1/x को कॉमन लो, नीचे से भी ई की पावर 1/x को कॉमन लो, तो उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे?
कि देखो बेटा, हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर से e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लेता हूं। तो बेटा देखो, ऊपर से अगर e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लूंगा तो ऊपर बचा वन, सही है ना, क्योंकि e की पावर वन बाय एक्स से e की पावर वन बाय एक्स कॉमन ले लिया। अब देखो, इस वन के साथ तो e की पावर वन बाय एक्स मौजूद नहीं है, तो वो इसके डिवीजन में चला जाएगा। भाई मैथ्स का एक बेसिक असूल होता है कि कभी भी मैथ्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जगह पे लिखा हुआ आ रहा है टू प्लस का थ्री एक्स प्लस का फाइव वाई, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से x को कॉमन लेना चाहता हूं, मैथ्स कहते हैं बिल्कुल ले सकते हो। तो भाई देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से x को कॉमन लूंगा तो 2 के साथ x मौजूद नहीं है, तो x इसकी डिवीजन में चला जाएगा। 3 के साथ मौजूद है, 3 का 3 आ जाएगा। अब देखो 5y के साथ x मौजूद नहीं है, अगर मैं पूरी इक्वेशन में से x कॉमन लेना चाहता हूं तो ये इसकी डिवीजन में आ जाएगा। मैथ्स का बेसिक असूल होता है। तो हमने यहां पे इसी पैटर्न को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके आपने पूरी इक्वेशन में से क्या कर दिया बेटा, पूरी इक्वेशन में से आपने e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लिया। अब देखो नीचे डिवीजन के अंदर भी क्या काम करेंगे, नीचे डिवीजन के अंदर से भी e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से देखो e की पावर वन बाय एक्स में से e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लोगे तो खाली वन बचेगा, और देखो प्लस का वन एज इट इज, और यहां को यहां से वन से भी जब आप कॉमन लोगे e की पावर वन बाय एक्स को, तो चूंकि वन के पास मौजूद नहीं था तो वो इसकी डिवीजन में आ जाएगा। अब फाइनली ये देखो, इस टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो अब फाइनली मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि मेरी लिमिट जो है x अप्रोचेस टू जीरो किस पे अप्लाई हो रही है, ऊपर मौजूद है वन माइनस का वन डिवाइडेड बाई e की पावर वन बाय एक्स, और नीचे डिवीजन में मौजूद है वन प्लस का वन डिवाइडेड बाई e की पावर वन बाय एक्स। तो ये मेरी फाइनली वैल्यू बन गई। अब फाइनली आप लिमिट को अप्लाई करवाओ, अब आप लिमिट को अप्लाई करवाओ, लिमिट x कहां पे अप्रोच कर रही है, लिमिट x मेरे पास अप्रोच कर रही है कहां पे, जीरो के ऊपर। लिमिट x कहां पे अप्रोच कर रही है, जीरो के ऊपर। तो बेटा देखो, अब आप यहां पे जब इसको अप्लाई करवाओगे ना, क्या बन जाएगा, अब जब मैं x की वैल्यू को अप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा वन माइनस का e की पावर वन डिवाइडेड बाय x है ना, तो x की जगह पे जीरो आ जाएगा, है ना भैया। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा वन प्लस का वन डिवाइडेड बाय अगेन e की पावर में वन बाय x है, तो x की जगह पे जीरो आ जाएगा। और हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर वन डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, हमें ये बात मालूम है कि वन डिवाइडेड बाय जीरो बराबर होता है किसके, इंफिनिटी के। वन डिवाइडेड बाय जीरो किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के बराबर होता है। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं भाई, वन डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इंफिनिटी के बराबर। तो अब जरा गौर से बात समझिएगा, गौर से बात समझिएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास सिंपल तरीके से वन माइनस का वन डिवाइडेड बाय ई की पावर में इंफिनिटी, और नीचे डिवीजन में भी क्या आ जाएगा, नीचे डिवीजन में भी मेरे पास आ जाएगा सिंपल वन प्लस का वन डिवाइडेड बाय ई की पावर में इंफिनिटी। हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक चीज है, मैंने लिमिट्स में आपको पढ़ाई होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट को पढ़ाते हुए, कि e की पावर में कभी भी अगर पॉजिटिव का इंफिनिटी आ जाए तो इसका आंसर इंफिनिटी के बराबर होता है। कभी भी आपके पास कॉमन नंबर के ऊपर या आपके पास नेचुरल नंबर की पावर में क्या आ जाए, प्लस का इंफिनिटी आ जाए पावर में, तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के बराबर ही होता है। तो यहां पे देखो e की पावर में अगर इंफिनिटी आ रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, e की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, इंफिनिटी के बराबर। तो यहां पे इंफिनिटी की जगह पे क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, e की पावर इंफिनिटी बराबर होता है इंफिनिटी के। सिमिलरली यहां पे देखो, e की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, e की पावर इंफिनिटी बराबर होता है इंफिनिटी के। तो यानी कि मेरे पास क्या बन गया, वन माइनस का वन बाय इंफिनिटी डिवाइडेड बाय वन प्लस का वन बाय इंफिनिटी। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, लॉजिक समझो। वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो के। उसके पीछे रीजन क्या है कि इंफिनिटी किसको कहते हैं, वन बाय जीरो के। तो भाई वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का मतलब क्या, इंफिनिटी को ओपन करवाओ, इंफिनिटी होता है वन बाय जीरो। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, जीरो नीचे से जाके ऊपर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म पे चला जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, जीरो के बराबर। तो यानी कि क्या बन गया, वन माइनस का जीरो, और नीचे क्या आ गया, वन प्लस का जीरो। तो यानी कि आपका ओवरऑल आंसर वन के बराबर आ जाएगा। ये एक लॉजिक थी बेटा इस क्वेश्चन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका डायरेक्टली आंसर याद होना चाहिए आपको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, डायरेक्टली आपको आंसर याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया है, और 2017 के पेपर में भी आया है, और ये आपको पुराने पेपर्स में मजीद मिलेगा। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा लॉजिक रिपीट करता हूं कि देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने कंप्लीट इक्वेशन में से e की पावर वन बाय एक्स को कॉमन लिया। आप डायरेक्टली क्यों नहीं x की वैल्यू डाल रहे, कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्टली डाल दो। भाई डायरेक्टली डाल दोगे तो डायरेक्टली e की पावर वन बाय जीरो, e की पावर इंफिनिटी बन जाएगा, तो डायरेक्टली इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी माइनस का वन, और यहां पे आ जाएगा इंफिनिटी प्लस का वन। तो इंफिनिटी बराबर होता है चूंकि वन बाय जीरो के, तो डायरेक्टली आपके पास कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमने नहीं करना क्योंकि इंफिनिटी जीरो बाय जीरो का केस आ जाएगा। दैट्स द रीजन कि आप डायरेक्टली x की वैल्यू जीरो प्लॉट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर वन बाय जीरो, e की पावर इंफिनिटी जो कि बराबर होता है इंफिनिटी के, तो डायरेक्टली आपके पास ऊपर भी इंफिनिटी बन जाएगा, इंफिनिटी माइनस का वन, नीचे भी
इन्फिनिटी प्लस का 1 बन जाएगा। तो फिर आपके लिए सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस आ जाएगा जो कि काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि आपने ऊपर वाली टर्म में से e की पावर 1/x को कॉमन लिया और नीचे वाली टर्म में से e की पावर 1/x को कॉमन लिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास यहां से क्या हुआ, ये जो e की पावर 1/x था ये डिवीजन में चला गया। इससे फायदा क्या हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि अब जब मेरे पास इंफिनिटी आएगा वो डिवीजन में आएगा, और डिवीजन में इंफिनिटी आने का मतलब ये है कि जो उसका नीचे वाला जीरो होगा वो नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसलिए वो इतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। दैट्स द रीजन के देखो हमने क्या करा, हमने यहां से जब e की पावर 1/x को कॉमन लिया तो e की पावर 1/x जो था दूसरी टर्म के साथ नीचे आ गया। अब फाइनली आपने x की वैल्यू को प्लॉट करा, अब यहां पे आपने x की वैल्यू को प्लॉट करा जो x की वैल्यू 0 थी, तो e की पावर 1/0 बन गया, और e की पावर 1/0 बराबर होता है e की पावर इंफिनिटी के, और e की पावर इंफिनिटी बराबर होता है किसके, पॉजिटिव इंफिनिटी के। e की पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर इंफिनिटी आ रहा हो उसका आंसर इंफिनिटी होता है। तो यहां पे देखो e की पावर इंफिनिटी की जगह पे इंफिनिटी आ गया। सिमिलरली 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय e की पावर इंफिनिटी की जगह पे इंफिनिटी आ गया। अब फाइनली आपने इंफिनिटी का फॉर्मूला ओपन करा, इंफिनिटी किसके बराबर होता है, इंफिनिटी कहते हैं 1/0 को। तो 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी अगर लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी अगर लिखा हुआ है तो इंफिनिटी कहते हैं 1/0 को। मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो सिंपल तरीके से आपका ये क्या बन गया, 0 × 1 0 के बराबर आ गया। तो 1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 0, यानी कि ओवरऑल आंसर आपका 1 के बराबर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे सर इजी है, अरे भाई इजी नहीं है, इजी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि डेरिवेटिव अप्लाई करो a की पावर sin x के ऊपर। अब देखो डेरिवेटिव के कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि आपके पास कभी भी कॉमन नंबर के ऊपर अगर फंक्शन आ रहा है तो कॉमन एक्सपोनेंट को एडिट एक बार लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln को अप्लाई करोगे कॉमन नंबर के ऊपर। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे आगे तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा आगे चल के। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया a की पावर sin x का sin x एज इट इज, आगे आ जाएगा ln a का ln a, और फिर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x के बराबर। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विद इन सेकंड्स पे आ गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि डेरिवेटिव e की पावर ln into ln sin x। 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके आता है। ये क्वेश्चन की लॉजिक समझ लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई देखो अक्सर बच्चा यहां पे नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देगा। भाई ये क्वेश्चन नेचुरल एक्सपोनेंट पे सॉल्व ही नहीं होगा। भाई देखो नेचुरल लॉग होता क्या है, दुनिया में कभी भी एक लॉग जिसकी बेस में e आ रहा हो उसको आप क्या कहते हो, ln कहते हो। एक ऐसा लॉग जिसकी बेस में e आ रहा हो, e क्या होता है, e होता है नेचुरल नंबर। e क्या है, e एक नेचुरल नंबर है। भाई कभी भी किसी लॉगरिथम की बेस में अगर e आ जाए इसको ln कहते हैं, और e इटसेल्फ क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। तो ln का और e का आपस में रिलेशन होता है इनवर्स का। याद रखिएगा ln और e का आपस में रिलेशन होता है इनवर्स का, सही है। तभी हम लोग क्या कहते हैं कि ln e बराबर होता है किसके, 1 के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी e की पावर में अगर ln आ जाए तो e की पावर ln को कैंसिल आउट कर देती है, सिंपल 1 बचता है। कभी भी e की पावर में अगर ln आ जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 2 × 1/2 क्या होगा, भाई 2 का इनवर्स क्या है, 1/2 है, तो आंसर 1 के बराबर होगा ना। तो सिमिलरली देखो ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में पूछा जाता है कि एग्जामिनर कह रहा है e की पावर में ln आ रहा है, आगे आ रहा है ln sin x। तो भैया सबसे पहले तो देखो e की पावर से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, यहां पे आपके पास बच गया ln sin x। तो अब आपको इसका डेरिवेटिव बेसिकली लेना है। तो ln sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln sin x का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। यहां पे फंक्शन आ रहा है sin x, तो 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे आगे जाके sin x का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास 1 बाय sin x का 1 बाय sin x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x के बराबर। तो cos डिवाइडेड बाय sin किसे कहते हैं, cos डिवाइडेड बाय sin होता है हमारे पास cot x के बराबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये आ रहा है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कहता है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 की है। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 की, आगे आ रहा है fx का fx, और उसके आगे आ रहा है इक्वल टू के बाद 3। फिर अपर लिमिट अगर 6 की है, लोअर लिमिट 3 की है, फंक्शन gx का है, तो आपके पास आंसर है 6 के बराबर। तो एग्जामिनर मासूमियत से कह रहे हैं कि भाई अगर मैं अपर लिमिट 6 की रखूं, लोअर लिमिट 1 की रखूं और फंक्शन fx का हो, तो बताओ आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन का शॉर्टकट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, और आपके
पास आपका फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, सही है। तो प्लस के साइन के बाद हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास प्लस का साइन है और इंटीग्रेशन का यहां पे क्या आ रहा है, आपके पास अपर लिमिट अब की बारी में सी आ रही है और लोअर लिमिट आ रही है बी की, अगेन एफ एक्स का एफ एक्स और यहां पर आ गया क्या, डीएक्स का डीएक्स। अब देखो इंटीग्रेशन कहता है कभी भी दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही हो, आपस में फंक्शंस क्या हो रहे हो, एड अप हो रहे हो, यानी कि इंटीग्रेशन की अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, सही है। और आपके पास दूसरा जो इंटीग्रल आ रहा है उसकी अपर लिमिट सी है और उसकी लोअर लिमिट बी है, यानी कि ये वाली लिमिट्स दोनों के अंदर क्या हो रही है, आपके पास सिमिलर है और आपके पास दो फंक्शंस आपस में एड अप हो रहे हैं, उन पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। तो इसका आंसर किसके बराबर होता है, इसका आंसर इंटीग्रेशन के अंदर बराबर होता है कि ऊपर मेरे पास सी होगा, नीचे मेरे पास ए होगा, यहां पे आपके पास एफ एक्स का एफ एक्स आ गया इंटू डीएक्स का डीएक्स आ गया, ये इसका आंसर होता है। अब देखो हम लोग इसी पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंप्लीट फॉलो करेंगे कि भाई मैं कहता हूं कि अगर मुझे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है, अपर लिमिट 6 की है, लोअर लिमिट 1 की है और यहां पे आ रहा है एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स, अगर मैं इसी पैटर्न के ऊपर चलता हूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं अगर इसी फॉर्मूले के ऊपर अपनी क्वेश्चन को कन्वर्ट करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई मेरी एक जो अपर लिमिट आ रही है मैं बी को कंसीडर करता हूं 3 के बराबर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आपको 3 भी गिवन है 1 भी गिवन है और यहाँ पे देखो फिर 6 भी गिवन है 3 भी गिवन है, इसका मतलब ये आपकी बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। तो यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, क्योंकि हमारे पास सेम लिमिट्स गिवन है, क्योंकि आपको 3 तरह की लिमिट्स गिवन है ना, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, देखो बी भी दोनों में सिमिलर आ रहा है, ये देखो ए भी आ रहा है, बी भी सिमिलर आ रहा है और सी भी सिमिलर आ रहा है। तो यानी कि देखो हमारे हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रिकैप करते हैं। तो ऊपर 3 है, यहाँ पे 1 है, इधर आ गया एफ एक्स का एफ एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स, फिर प्लस का साइन यहां पर आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 6 का 6 यहां पर आ गया 3 और मुझे जो फंक्शन गिवन है ये वाला फंक्शन मुझे जी एक्स का गिवन है इंटू डीएक्स का डीएक्स। एक से आपने फॉर्मूला यहां पे रिक्रिएट कर लिया, कैसे कि देखो आपको क्वेश्चन में भी यही चीज गिवन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, यहां पे देखो इंटीग्रेशन अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 3 और हमें निकालना क्या है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 1। तो गौर से देखो अगर मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर अपने क्वेश्चन को फॉर्म करना चाहूं कि मुझे इंटीग्रेशन अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 1 अगर कैलकुलेट करनी है तो यहां पे देखो ना आपको यहां पे जो आपको वैल्यू का डेटा गिवन था ये आपकी आपकी एक लिमिट 3 है, एक 1 है, एक 6 है, एक 3, तो यहां पे देखो सेम चीज हो रही है जो मैंने शॉर्टकट बताया था ना कि यहां की अपर लिमिट यहां की लोअर लिमिट सिमिलर है, देखो यहां पे सिमिलर आ रही है ना, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, इसका मतलब ये आपको ये वाली वैल्यूज गिवन है, सही है। तो आपने इसको रिटेक किया तो यहां पे देखो इस एफ की वैल्यू मुझे गिवन है, यानी कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 और ये फंक्शन पे जब अप्लाई हो रही है तो आंसर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। फिर प्लस का साइन इंटीग्रेशन अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 3 जब फंक्शन पे अप्लाई हो रही है तो इसका आंसर किसके बराबर है, 6 के बराबर है, यहां पे 6 आ गया। तो सिंपल तरीके से 3 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 9 के बराबर। और ये 9 किसके बराबर है, ये 9 बराबर है मेरे पास इंटीग्रेशन अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 1 अप्लाइंग ऑन अ फंक्शन इनटू डीएक्स का डीएक्स, तो 9 के बराबर है। तभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 के बराबर। ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों को मुश्किल लगता है बिकॉज उनको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, तो खुदारा इस फॉर्मूले को जहन में बिठाओ, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं शिफ्टिंग द लिमिट फॉर्मूला, यानी कि लिमिट शिफ्ट फॉर्मूला का नाम होता है इस फॉर्मूले का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने जहन में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शिफ्टिंग द लिमिट का कॉन्सेप्ट, आपने सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। देखो मैंने कोई मुश्किल काम नहीं करा, आपको क्वेश्चन में हर चीज गिवन है, आपने खाली इस फॉर्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यूज को प्लॉट करा। आपके पास देखो इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन थी, जब अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 है, इस फंक्शन की वैल्यू बराबर है 3 के, जब अपर लिमिट 6 है लोअर लिमिट 3 है, इस फंक्शन की वैल्यू का आंसर डायरेक्टली 6 के बराबर है। तो आपने इस कंप्लीट इंटीग्रल की जगह पे 6 रखा, इस कंप्लीट इंटीग्रल की जगह पे 3 रखा, सिंपली दोनों को ऐड करवाया, आंसर आ गया 9 के बराबर। क्या मुश्किल बात है भाई, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे लेक्चर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है आपसे कि अगर तुम्हारे पास x, x+2 x+3 जीपी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो बताओ वैल्यू ऑफ x क्या होगी। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी बच्चे ने मुझसे तैयारी करी और मैंने आपको ये क्वेश्चन ना करवाया हो। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि x, x+2, x+3 तुम्हारे पास जीपी में एग्जिस्ट करते हैं तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, इस क्वेश्चन को आप किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे। अरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि ये आपके पास जीपी की 3 टर्म्स आ रही हैं, तो मुझे पता है कि भाई जीपी का बेसिक फॉर्मूला, जीपी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सिमिलर। जीपी की बेसिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जीपी की बेसिक प्रोग्रेशन ये होती है कि थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो सिमिलर रहेगा, यानी कि पहली 2 टर्म्स के ऊपर जो कॉमन रेशियो की वैल्यू आएगी एंड की 2 टर्म्स के ऊपर भी कॉमन रेशियो की वही वैल्यू होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यही कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई जीपी के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो सिमिलर रहेगा, तो पहली दो टर्म्स के ऊपर जो कॉमन रेशियो क्रिएट होगी लास्ट की दो टर्म्स के ऊपर भी कॉमन रेशियो का वही आंसर होगा। तो हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई पहली दो टर्म्स के ऊपर अगर कॉमन रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा? कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म किसके बराबर है? x प्लस 2 के। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? x के। इक्वल टू का साइन, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन रेशियो हमेशा सिमिलर रहेगा, तो हम यहां पे इस डेफिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे कि भाई पहली दो टर्म्स के ऊपर जो कॉमन रेशियो आएगा और एंड की दो टर्म्स के ऊपर जो कॉमन रेशियो आएगा इट शुड ऑलवेज बी सिमिलर। दैट्स द रीजन कि आपने पहली दो टर्म्स के ऊपर कॉमन रेशियो निकाला, फिर एंड की दो टर्म्स का कॉमन रेशियो निकालो, तो एंड की दो टर्म्स के लिए कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फॉरवर्ड टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओ। देखो ये क्या स्टेप करा, दोबारा समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत आता है एनईडी के अंदर ये क्वेश्चन कि आपके पास तीन टर्म्स जीपी के अंदर डिवाइड होने के लिए गिवन है, आपके पास तीन टर्म्स जीपी के अंदर आ रही हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जीपी की डेफिनेशन क्या होती है? थ्रू आउट द प्रोग्रेशन द कॉमन रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सिमिलर। तो पहली दो टर्म्स का कॉमन रेशियो लिया, फिर लास्ट की दो टर्म्स का कॉमन रेशियो लिया, चूंकि कॉमन रेशियो सिमिलर रहते हैं दोनों को आपने आपस में इक्वेट करवा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? ये टर्म जो यहां पे डिवाइड हो रही है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म जो यहां पे डिवाइड हो रही है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये x जो यहां पे डिवाइड हो रहा है यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 के ऊपर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, यानी कि सिंपल तरीके से x स्क्वायर प्लस का 2 2 जार 4x प्लस का 2 का स्क्वायर 4, तो x इंटू एक्स ये बन गया x स्क्वायर, x प्लस का 3 ये बन गया 3x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का x स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव x स्क्वायर हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, प्लस के 3x को दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? 4x पहले से यहां मौजूद है, प्लस का 3x यहां पर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस के 4 को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो बेटा 4x में से 3x निकालोगे तो क्या बचेगा? सिंपल x। तो x की वैल्यू निकालनी थी, किसके बराबर आ गई? नेगेटिव 4 के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक लॉजिक ये भी होती है कि बहुत दफा एग्जामिनर बोलेगा कॉमन रेशियो बता दो, तो भाई उस सूरत के अंदर x की वैल्यू निकाल ली, इस x को अपने पास जहां जहां x आ रहे हैं वहां पे डाल दो तो कॉमन रेशियो निकाल लोगे। फिर क्या मुश्किल बात है भाई? अगर लेट सपोज एग्जामिनर कहता कॉमन रेशियो निकालो, तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? जो x की वैल्यू आई है इसको जहां जहां x आ रहे हैं वहां पे उठा के डाल दो, तो नेगेटिव 4 प्लस का 2 और आगे नेगेटिव 4 प्लस का 3, तो नेगेटिव 4 का नेगेटिव 4, नेगेटिव 4 प्लस का 2 ये नेगेटिव का 2, नेगेटिव 4 प्लस का 3 नेगेटिव का 1, तो ये आपकी सीक्वेंस बन गई। अब यहां से कॉमन रेशियो निकाल लो, क्या मुश्किल बात है? अरे नर्सरी क्लास का बच्चा करता है, मगर ढंग की टीचर से पढ़ने के बाद, ऐसे नहीं कि भाई किसी भी बेकार इंस्टीट्यूट से पढ़ ली और तैयारी भी पूरी नहीं करवाई है ना भाई। तो इस चीज का ध्यान में ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है fx is equal to x square minus का 2x is the critical value is then the critical value of x। भाई इंग्लिश के ऊपर मत जाइएगा, गलत इंग्लिश लिखी हुई है। if fx is equal to x square minus का 2x then the critical value of x, then the critical value of x is नहीं होगा, then the critical value of x। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं? अरे भाई बहुत सिंपल है, ये आपके पास आ रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको फंक्शन का गिवन है, fx की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर माइनस के 2x के बराबर, सही है। फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे बेटा, फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता है? f प्राइम x। तो बेटा सिंपल तरीके से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और माइनस के 2 का डेरिवेटिव, माइनस के 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस के 2 के बराबर। तो आपने सबसे पहले फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जब आपके पास फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा उसके बाद अब आप क्या करोगे? एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? f प्राइम x की वैल्यू को आप जीरो रखोगे, f प्राइम x की वैल्यू को जब आप जीरो रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, माइनस का 2 यहां पे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2x आ गया, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के बराबर। तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब ही क्या होता है कि आप f प्राइम x की वैल्यू को जब जीरो रखते हो तो वहां पे x की जो वैल्यू अचीव होती है उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। कि f प्राइम x को जीरो रखने के ऊपर जब आपको जो x की वैल्यू मिली उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है इसमें? क्या चिंता की बात है? तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जाएं, तो लाजमी तौर पे आपने न्यू बैच का हिस्सा बनना है। 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। अच्छा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, बिलीव मी, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आपको मिलेगा एनईडी के पेपर्स के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है अगर y बराबर है x क्यूब के तो डिफरेंशिएट करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब।
अब 90% बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। भाई देखो, अक्सर बच्चों को जहनों में क्या होता है, सर वो तो हमने डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट से सीखा है, सर यहाँ पे तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट से मांगा जा रहा है भाई यहाँ पे डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से मांगा जा रहा है, एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट से। काफी बच्चा यहाँ पे परेशान हो जाता है, सर एक्स क्यूब की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैसे निकालें। अरे भाई डेरिवेटिव निकालना बहुत सिंपल है। कैसे कि देखो, कभी भी आपके पास एक क्वेश्चन आए ना, बहुत दफा पेपर में, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, आपको कभी भी एग्जामिनर कह रहे हैं ना कि इन दो फंक्शन को क्या करवाओ, डिफरेंशिएट करवाओ, यानी कि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाओ, या फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करवाओ विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि आप इंडिविजुअल टर्म्स का इंडिविजुअली आप डेरिवेटिव लोगे, आप इंडिविजुअल टर्म्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लोगे, देन आखिर में उनको डिवाइड करवा दोगे आपस में। तो भाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो किसके बराबर होगा, 3x² के। यहां पे भी देखो एक्स क्यूब ही गिवन है इत्तेफाक से, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² के बराबर। आखिर में दोनों को डिवाइड करवा दोगे तो 3x² से 3x² कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए किसकी रिस्पेक्ट से, कॉस एक्स की रिस्पेक्ट से। तो कैसे सॉल्व करोगे, साइन एक्स का पहले इंडिविजुअल डेरिवेटिव लो, क्या होता है कॉस एक्स, और एग्जामिनर जो भी आपको दो फंक्शन दे रहा है ना कि आपस में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले लो। साइन एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन एक्स। अब आखिर में दोनों को डिवाइड करवा दो, तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का कॉट एक्स के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। बेतहाशा पेपर में क्वेश्चन आता है, बेतहाशा। अच्छा, एक शॉर्टकट और बताऊंगा, अगेन मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो तो भाई कोई फायदा तो होना चाहिए सर हाशिम से पढ़ने का। अपने दोस्तों से पूछिएगा, उनको ये ट्रिक नहीं आती होगी। पेपर में एक क्वेश्चन जो एनईडी में बहुत आता है, ये आता है फंक्शन की पावर फंक्शन के एक्सपोनेंट का। 90% बच्चे इसको सॉल्व गलत तरीके से करते हैं, सॉल्व भी नहीं कर पाते। आपने जो अपने एफएससी लेवल में पढ़ा था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पावर में कभी भी फंक्शन आ जाए तो एलन को अप्लाई करोगे, फिर पावर वाला फंक्शन पहले आएगा, फिर एलन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, फिर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लोगे। बेटा सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, पेपर कभी क्लियर नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूं। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसको सॉल्व करने की सर हाशिम की ट्रिक है। सर हाशिम की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये कहती है कि देखो, नीचे वाले फंक्शन को fx बोलो, ऊपर वाले फंक्शन को gx बोलो। तो भाई कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक दफा इसको एडिड लिखो, फंक्शन की पावर फंक्शन को एडिड लिखो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखो, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखो, फिर जो बेस वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अप्लाई करो, फिर बीच में लगाओगे प्लस का साइन, बीच में लगाओगे प्लस का साइन। अब एलन को लिखोगे और जो भी बेस वाला फंक्शन था ये एलन का फंक्शन बन जाएगा, और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ये इसकी शॉर्टकट होती है। तो यहां पे देखो, एक्स आपका fx है, एलन एक्स आपका gx है। तो कैसे सॉल्व करोगे, एक दफा अपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी डाउन करोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर आगे जाओगे, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन के सिंबल के बाद बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 के बराबर, फिर प्लस का साइन, एलन का एलन, जो भी तुम्हारे पास बेस वाला फंक्शन है वो एलन का फंक्शन बन जाएगा, और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा एलन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x के बराबर। आपका विद इन सेकंड्स पे आंसर आएगा। तो भाई कोई दोस्त किसी महंगे बेकार कोचिंग में बैठा हुआ, उससे पूछिएगा, कभी भी ट्रिक नहीं सिखाई होगी उसको, उनको नॉर्मल मेथड पे सिखाया हुआ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा बच्चों को ये मिलता है कि यहाँ पे एक एक चीज आपको क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेके चली जाती है। तभी अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर टॉप पोजीशंस आती हैं बेटा। उसके पीछे रीजन ये होती है कि बड़ी मेहनत की जाती है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई यहाँ पे ये फायदा आपको सबसे ज्यादा मिलेगा मेरे पास। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, फॉर द पेयर ऑफ द लाइंस ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इक्वल टू 0, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ। अगर तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो क्या कंडीशन होगी। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास ये कौन सी लाइंस होती हैं बेटा, इन लाइंस का नाम होता है होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइन। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ लाइंस, या फिर होमोजीनियस लाइंस, या फिर इस लाइन का एक और नाम होता है पेयर ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है, कभी भी तुम्हारे पास होमोजीनियस लाइंस अगर गिवन हो तो परपेंडिकुलर कब होंगी, भाई ये परपेंडिकुलर होती हैं अगर a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अगर a प्लस बी की वैल्यू बराबर हो 0 के, तो इसका मतलब होता है ये लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। इसकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत पेपर में आता है कि भाई लाइंस पैरेलल कब होंगी, या फिर लाइंस ग्रेटर देन 0 आपके पास होंगी तो क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लेसर देन 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जामिनर कह रहा है अल्फा आयोटा प्लस अल्फा प्लस वन जे अल्फा माइनस का वन के इफ मैग्नीट्यूड इज ऑफ द गिवन वेक्टर इज द टू देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज डैश। अरे भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेजॉरिटी बच्चे पैनिक कर जाएंगे इस क्वेश्चन में। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहे हैं एक जगह पे लिखा हुआ है अल्फा आई प्लस वन का जे प्लस अल्फा माइनस वन का के इफ मैग्नीट्यूड इज द गिवन वेक्टर इज टू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर होना चाहिए इज टू देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है वेक्टर का कि आप सिंपल तरीके से आई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो, जे कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो और फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो। तो भाई यहां पे भी हम यही काम करेंगे। तो भाई देखो आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताई हुई है तो अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब देखो आई कंपोनेंट क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का स्क्वायर लोगे, फिर प्लस का साइन, जे कंपोनेंट क्या है, के कंपोनेंट है अल्फा प्लस वन, इसका स्क्वायर लोगे, फिर के कंपोनेंट क्या है, के कंपोनेंट आ रहा है अल्फा माइनस का वन, इसका भी स्क्वायर लोगे। अब देखो चूंकि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए ना तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ना तो ये टू के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो टू का स्क्वायर क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे कि भाई टू का स्क्वायर होता है फोर के बराबर इंटू अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर। यहां पे देखो अल्फा प्लस वन के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, सिंपल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करोगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला सारे बच्चे जानते हो ना किसके बराबर होता है, सिंपल तरीके से यहां पे आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस का टू अल्फा, आगे आ जाएगा प्लस का वन, और यहां पे देखो अल्फा माइनस का वन लिखा हुआ है तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे। अल्फा माइनस वन का मतलब क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का टू अल्फा प्लस का वन। सही है। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा कुछ देर में। कैसे कि देखो यहां पे मौजूद है फोर का फोर इक्वल टू के बाद ये अल्फा स्क्वायर ये अल्फा स्क्वायर ये अल्फा स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा थ्री अल्फा स्क्वायर। सही है। अब ये देखो ये जो प्लस का टू अल्फा है और यहाँ पे देखो माइनस का टू अल्फा है तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस टू अल्फा से माइनस का टू अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया और प्लस का वन और प्लस का वन खाली बच रहा होगा तो यहाँ पे बच जाएगा सिंपल प्लस का टू। प्लस के टू को दूसरी तरफ भेजोगे तो जाहिर सी बात है माइनस का टू बचेगा, प्लस के टू को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या बचेगा, माइनस का टू बचेगा। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास चार में से दो माइनस होंगे दो बचेगा तो यहाँ पे आ गया टू इज इक्वल टू थ्री अल्फा स्क्वायर। थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा टू डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। चूंकि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ अंडर, देखो सिंपल तरीके से आपके पास अल्फा की चूंकि मुझे वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ अंडर रूट को अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर टू डिवाइडेड बाई थ्री। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक थी। कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। या फिर मेरा टाइपिस्ट एक बहुत अच्छा आदमी है तो इसका वैसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था अगर यहाँ पे थ्री होता। सही है ना, बट चूंकि यहाँ पे थ्री नहीं है तो चूंकि टाइपिस्ट साहब बड़े अच्छे आदमी है उन्होंने यहाँ पे थ्री को गायब कर दिया, भाई नीचे उन्होंने फाइव लिख दिया। तो करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरे पास टू डिवाइडेड बाय थ्री के रूट के अंदर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जरा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले सही कर देते हैं। भाई इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इफ द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल एंड द कंडीशन फॉर द रेडियस इज डैश। यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक मासूम सा सर्कल आ रहा है, अगर इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो रेडियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये लॉजिक बहुत ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछी जाती है। सबसे पहले तो भाई इस क्वेश्चन में दो लॉजिक्स हैं। पहले नंबर के ऊपर इक्वेशन देख के आपको पता चलना चाहिए एक इक्वेशन किस चीज की आ रही है। देखो बेटा मैंने इस चीज पे बड़ी मेहनत करता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर कि आपको कॉनिक्स के अंदर इक्वेशन याद करवा सकूं कि देखो ये इक्वेशन जो आ रही है सर्कल की, कैसे पहचानोगे, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर हैं और चूंकि सिंपल इक्वेशन आ रही है सर्कल की और यहाँ पे एक्स और वाई मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई लीनियर एक्स और लीनियर वाई नहीं है तो इसका मतलब क्या, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। ऑल दो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है बट मैं आपको एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ कि पेपर में बहुत दफा आती है। तो आपके पास एक ऐसा सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास एक सर्कल आ रहा है, अगर इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी रेडियस की। अच्छा मैं इसकी एक लॉजिक और डिफाइन करता हूं। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है, एग्जामिनर आपको सर्कल की कोई ना कोई इक्वेशन दे देगा, या लेट सपोज मैं कहता हूं आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो, और एग्जामिनर बोलेगा एक पॉइंट है टू कॉमा वन, तो बताओ ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है यानी कि ऑन द सर्कल लाई कर रहा है ये पॉइंट,
इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है या आउटसाइड सर्कल लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन भी एनईडी के अंदर बहुत आता है। तो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या होती है, आप कैसे सॉल्व करते हो, आपको जो भी पॉइंट गिवन है ना, इस पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में डालोगे, और अगर इस पॉइंट को जब आप सर्कल की इक्वेशन में डालोगे और डालने पे अगर तो आपका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब होता है ये पॉइंट ऑन दी सर्कल लाई कर रहा है। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब होता है ये पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है। और अगर आपका आंसर लेसर देन 0 आ जाए, इसका मतलब होता है इनसाइड दी सर्कल लाई कर रहा है। भाई ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई भी होती हैं। अब यहां पे देखो यही लॉजिक आ रही है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट सर्कल के अगर बाहर लाई कर रहा है, तो बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या बनेगी रेडियस की। अब देखो एक पॉइंट अगर मेरे सर्कल के कहां पे लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है, और वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद ए स्क्वायर। आगे कहता है इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल द कंडीशन फॉर द रेडियस इज डैश। अब देखो हमें नॉर्मली मालूम है कि रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है ना भाई, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी के बराबर। ये फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करते हैं हम जनरल इक्वेशन के लिए, या फिर नॉर्मल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली आर इज आर स्क्वायर, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो नॉर्मल इक्वेशन के ऊपर। मगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर तुम्हारा एक पॉइंट कोई सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी रेडियस की, कि आर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली सी बात है भाई, सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है। अगर कोई पॉइंट सर्कल से कहीं बाहर लाई कर रहा है, तो लेट सपोज ये वो पॉइंट है, तो भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो अलग डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को आप डिस्टेंस एफ कह दो, कुछ भी कह दो भाई, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक क्या है, रेडियस के बारे में एग्जामिनर कह रहा है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। तो रेडियस की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी होगी ना, तभी तो सर्कल एग्जिस्ट करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। बाकी क्योंकि दूसरे ऑप्शन में एग्जामिनर कह रहे हैं आर इज ग्रेटर देन 0, भाई आर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। अगर आर की वैल्यू 0 से छोटी होगी, इसका मतलब सर्कल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नेगेटिव में थोड़ी होती है, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस है। हाँ, आर की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं पॉइंट सर्कल। दुनिया के अंदर कभी भी अगर किसी सर्कल का रेडियस 0 के बराबर हो, ऐसे सर्कल को कहते हैं पॉइंट सर्कल। और अगर किसी सर्कल का रेडियस 1 के बराबर हो, ऐसे सर्कल को कहते हैं यूनिट सर्कल। अच्छा, एक और ऑप्शन में एग्जामिनर कह रहे हैं आर इज इक्वल टू ए, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर तो हम सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन देखें, सर्कल की एक इक्वेशन ये भी होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू ए के बराबर है। मगर यहां पे बेस्ट चूज ऑप्शन कौन सा है कि भाई ग्रेटर देन 0, आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो कभी कभार आपको ऑप्शंस कंफ्यूजिंग मिलेंगे, कभी कभार ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे, मगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि हमेशा वहां पे लॉजिक को अप्लाई करो कि भाई यहां पे आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 वाली जो होगी उसको अप्लाई करोगे, सिंपल इज दैट। एग्जामिनर कहते हैं फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट x1 y1 क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, हमेशा याद रखिएगा भाई, एनईडी के अंदर फॉर्मूलाज बहुत आते हैं, चाहे आपके पास ट्रिगोनोमेट्री क्यों, डेरिवेटिव क्यों, इंटीग्रेशन क्यों, इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जो एक नॉर्मल इक्वेशन होती है, अगर मुझे उस नॉर्मल इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किसके बराबर होती है, इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपके पास कोई भी सर्कल मौजूद है और आपको एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो भाई जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी ना, ये हमेशा किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है y1 प्लस का f, आगे होता है आपके पास सिंपल तरीके से x माइनस का x1 इक्वल टू का साइन, एंड देन ऑब्वियसली x1 प्लस का g, सही है ना, x1 प्लस का g, एंड देन मेरे पास होगा y माइनस का y1। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि y1 प्लस का f x माइनस का x1 इक्वल टू के बाद x1 प्लस का g इंटू y माइनस का y1। अगर कभी भी कोई सर्कल की आपको जर्नल इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के, सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है उसके जो सर्कल के ऊपर नॉर्मल लाइन ऐड कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वो इसके बराबर होगी। और लेट सपोज अगर मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी होती तो वो डिफरेंट तरीके से आती। अगर मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर लेट सपोज ये तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है ना, कि इस सर्कल के जो नॉर्मल की इक्वेशन है, इस सर्कल के ऊपर जो नॉर्मल लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये बेसिक फॉर्मूला है भाई, आपकी किताबों में मौजूद है। इसी तरीके से अगर मुझे इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट लाइन क्रिएट हो रही है उसकी इक्वेशन को चेक करना है, तो वो किसके बराबर होती है बेटा, वो बराबर होती है आपके पास सिंपल तरीके से x इंटू x1, देन प्लस का साइन होगा ऑब्वियसली, एंड देन आगे y इंटू y1, फिर आगे प्लस का साइन होगा, फिर मेरे पास सिंपल तरीके से g का g, आगे x प्लस का x1, देन प्लस का साइन, एंड देन फाइनली f का f और y प्लस का y1, और आगे हम लोग प्लस का c भी लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला
होता है कि अगर मेरे पास एक सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन है तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इंटू एक्स वन प्लस का y इंटू वाई वन प्लस का g इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस का f इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस का c। तो भाई ये बेसिक फॉर्मूला आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, ये आपको लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। याद रखिएगा एनईडी के अंदर कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्डली फॉर्मूलाज के ऊपर आते हैं। एनईडी के अंदर 6 से 7 एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्डली सिर्फ सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर आते हैं, तो फॉर्मूलाज की आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इफ एक्स इज मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ ए। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी अगर मेरे पास फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर कभी भी फंक्शन मेरे पास मैक्सिमम के ऊपर, यानी कि मेरे पास कभी भी फंक्शन क्या होगा, अगर मेरा फंक्शन मैक्सिमम अचीव होता है तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस हमारे पास एफ डबल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, एफ डबल प्राइम की वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी होगी। एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर जीरो से छोटी होगी तभी मेरा फंक्शन मैक्सिमम के ऊपर जाएगा, सही है ना। और अगर मेरे पास एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो मेरा फंक्शन मिनिमम के ऊपर जाएगा। तो एग्जामिनर यही तो कह रहा था कि तुम्हारा फंक्शन है, अगर ये फंक्शन एक्स मैक्सिमम के ऊपर है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू बेटा आपके पास होनी चाहिए लेसर देन जीरो के ऊपर, क्योंकि अपोजिट काम चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है, बताओ ये फंक्शन ऑड है, इवन है, नीदर इवन नॉर ऑड है। भाई इसकी लॉजिक को समझ लो। देखो बेटा दुनिया में कोई भी इवन फंक्शन इवन कब बनता है, हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी दुनिया में आप किसी भी फंक्शन के अंदर, लेट सपोज कोई भी आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप उस फंक्शन के अंदर नेगेटिव का इनपुट देते हो और आंसर में आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस से मिल जाए, यानी कि मैंने अपने फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट दिया था और मुझे आंसर में वापस से मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि दुनिया में कभी भी अगर आप अपने इनपुट के तौर पे, अगर आप कभी भी अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू देते हो और आपको आंसर के अंदर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, आप अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू देते हो और आपको आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, इसको ऑड फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा कोई भी केस होता है उसको नीदर इवन नॉर ऑड कहते हैं। क्लियर है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आओ जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है, बताओ ये इवन है ऑड है क्या है। तो भाई चेक करने का आसान तरीका, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे नेगेटिव की वैल्यू डाल दो। इस x की जगह पे मैंने नेगेटिव की वैल्यू डाल दी, फिर अंडर रूट का अंडर रूट, इस x स्क्वायर के अंदर भी नेगेटिव की वैल्यू डाल दी, इस x स्क्वायर के अंदर भी नेगेटिव की वैल्यू डाल दी, आगे प्लस का 5 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, x का x अंडर रूट का अंडर रूट। देखो नेगेटिव x का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर की प्रॉपर्टी होती है कभी भी इवन नंबर में नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन खा जाएगा। आगे आ रहा है प्लस का 5। तो जरा गौर से देखो ये क्या बन गया, मैंने अपने फंक्शन में जब नेगेटिव की वैल्यू डाली तो मुझे नेगेटिव ऑफ x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 दिख रहा है। अब आप खुद बताओ x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या था, x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके बराबर था, fx के बराबर था, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर था। तो मैं यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, fx लिख सकता हूँ। तो यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि जब मैंने फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट दिया तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। जब मैंने फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट दिया तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है ऑड फंक्शन की कंडीशन। भाई ये तमाम ट्रिक्स हो गई, ये तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई भी होती हैं। याद रखिएगा एनडी का टेस्ट डिफिकल्ट होता है और आने वाले सालों में मजीद डिफिकल्ट होगा, क्योंकि भाई कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है और अब से एनईडी के अंदर 60% टेस्ट का वेटेज काउंट होगा। तो खुदारा टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर नहीं करने। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से, इसकी खास बात यही है कि भाई इस बैच के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे लेके जाया जाएगा। ना सिर्फ आपका कंप्लीट कोर्स एनईडी के राउंड 1 से पहले कंप्लीट होगा, बल्कि साथ साथ आपको सारे पास पेपर्स भी क्लासेस में करवाए जाएंगे। बल्कि साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि इसी बैच के अंदर आपको अलग पैसे पे नहीं करने, एनईडी राउंड 2 की तैयारी भी इसी बैच में कवर करवाई जाएगी। यानी कि राउंड 1 की कंप्लीट तैयारी भी होगी, फिर राउंड 2 के लिए भी कंप्लीट कोर्स कवर होगा। तो याद रखिएगा इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 6 ईयर्स के अंदर एनईडी के अंदर टॉप की पोजीशन मेरे बच्चों की है। आप किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप पे जाके पूछो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो एनईडी में बैठे होंगे मेरे बैचेस के होंगे, क्योंकि भाई एनईडी मेरा अपना घर है। एनईडी के ऊपर मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। बाकी यूनिवर्सिटीज के ऊपर शायद लोग कह लेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, हमारे यहाँ पे ज्यादा है। एनईडी के अंदर लास्ट 6 ईयर्स के अंदर टॉप पोजीशन मेरे शागिर्दों की है। मोर देन 1200 बच्चे मेरे बैचेस से एनईडी के अंदर लास्ट ईयर गए थे। बैचेस के बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर लास्ट ईयर मैंने जो एनईडी की मैराथन कवर करवाई थी उसको अभी तक 97,000 लोगों ने देखा था, 97। और एनईडी के राउंड 2 से पहले तक 80,000 ने। तो अब यूट्यूब का बच्चा तो बेतहाशा, यूट्यूब के ऊपर तो मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि जितने बच्चों ने एनईडी में एडमिशन लिया होगा
उन्होंने मेरी एनईडी के पास पेपर्स की वीडियोस देखी होंगी, ये मैं ओपनली कह सकता हूं, क्योंकि भाई मेरे एनईडी के पेपर सीरीज जितनी मेहनत किसी ने नहीं करी भी, तो एनईडी के पेपर तो मेरे हर एक ने देखे होंगे। हाँ, बैजेस का जो बच्चा है मैं उसकी बात करता हूं कि भाई 1200 प्लस मेरे बैजेस का बच्चा था जो कि एनईडी के अंदर जाके एडमिशन हासिल करके बैठा था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द फोसाई ऑफ अ हाइपरबोला लाइज ऑन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है। एग्जामिनर ने पहली बात तो ये कि भाई हाइपरबोला ही नहीं है भाई, ये हाइपरबोला नहीं है। एग्जामिनर ने यहाँ पे आपकी डंडी मारी हुई है। या तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आ रहा है तो आंसर पे नन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पे नन होना चाहिए क्योंकि ये हाइपरबोला नहीं है। देखो हमेशा याद रखिएगा, इलिप्स की इक्वेशन जो होती है ना, इलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा और दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो सर्कल की कंडीशन होती है। मैंने कॉनिक्स के अंदर आपको ये कंडीशंस याद करवाई हुई हैं अपनी इक्वेशंस को पहचानने की। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इलिप्स की कंडीशन में एक्स स्क्वायर भी होता है वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। वाइल हाइपरबोला के अंदर हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो भाई ये क्वेश्चन इलिप्स का नहीं है, ये क्वेश्चन हाइपरबोला का है ही नहीं, ये क्वेश्चन इलिप्स का है। मगर चलो मैं आपको हाइपरबोला पे बता देता हूँ। लेट सपोज अगर तो हाइपरबोला का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई यहाँ पे फिर माइनस साइन होगा, सही है। अगर तो हाइपरबोला की कंडीशन होगी ना तो यहाँ पे फिर क्या होगा, किसी एक वैल्यू के साथ लाजमी तौर पे माइनस का साइन होना चाहिए। इलिप्स के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होते हैं, हाइपरबोला में कोई एक टर्म नेगेटिव की लाजमी होगी। अब एग्जामिनर लेट सपोज ये क्वेश्चन दे रहा था तो एग्जामिनर कहता है कि भाई यहाँ पे आपका फोसाई कहाँ पे लाई कर रहा है। तो भाई याद रखिएगा जहां पे आपका पर्टिकुलरली वर्टिसेस होते हैं वहीं पे आपका फोकस का पॉइंट फोसाई का पॉइंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर अब बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं बकायदा कॉनिक्स के अंदर इसको लहक लहक के पढ़ाता हूं। जिन बच्चों ने मुझसे कॉनिक्स पढ़ी होगी दे विल श्योरली रिमेंबर इट कि भाई जहां पे कॉनिक्स के अंदर आपका मेजर एक्सेस होता है, ट्रांसफर एक्सेस होता है, वहीं पे आपका वर्टिसेस का पॉइंट होता है, वहीं पे आपके पास पर्टिकुलरली आपका फोसाई का पॉइंट होता है, फोकस का पॉइंट होता है। सिवाय एक चीज के, यानी कि याद करो मैं एक मिसाल देता हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि भाई जहां का ट्रांसफर एक्सेस होगा हर चीज में इजाफा वहीं पे होगा सिवाय माइनर एक्सेस के। माइनर एक्सेस जो होता है या कॉन्जुगेट एक्सेस जो होता है वो अपोजिट एक्सेस पे होता है। तो एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है तो बताओ फोकस कहां होगा। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग, साफ तौर पे दिख रहा है कौन सा वेरिएबल पॉजिटिव है। तो हाइपरबोला में देखो जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है उसका ट्रांसफर एक्सेस होता है। तो देखो एक्स का वेरिएबल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ट्रांसफर एक्सेस है, सही है ना। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर एक्सेस कहां का है, आपके पास ट्रांसफर एक्सेस आ रहा है एक्स का। तो एग्जामिनर कह रहा है फोकस का पॉइंट कहां पे लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है भाई इस इक्वेशन के अंदर फोकस का पॉइंट कहां पे लाई करेगा। फोकस हमेशा लाई ट्रांसफर एक्सेस पे करता है, फोकस तो हमेशा लाई ट्रांसफर एक्सेस पे करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर, सही है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू 7 के बराबर है और पॉइंट आ रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी कि दो आपको एक पॉइंट, ये पूरा एक पॉइंट है भाई, सही है ना, और ये पूरा दूसरा पॉइंट है। तो एग्जामिनर कह रहा है आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, सही है। तो अब देखो हमें यहाँ पे पॉइंट्स क्या गिवन है, मुझे पर्टिकुलरली मेरा एक पॉइंट आ रहा है ए कॉमा बी, दूसरा पॉइंट क्या है सी कॉमा डी। तो भैया इसको आप बोलोगे x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, इसको आप बोलोगे x2 कॉमा y2। क्लियर है। और देखो भाई आपको स्लोप की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 7 के बराबर। तो कैसे सॉल्व करोगे, हमें पता है कि भाई दुनिया के अंदर किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप आगे आ जाता है x माइनस का x1। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करूंगा, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये y का y एज इट इज माइनस का y1, y1 किसके बराबर है, y1 बराबर है b के, तो b का b आ जाएगा इक्वल टू के बाद स्लोप, स्लोप किसके बराबर है बेटा, स्लोप की वैल्यू डायरेक्टली आपको गिवन है, स्लोप बराबर है किसके 7 के, तो 7 का 7 आ गया। आगे आ जाएगा x माइनस का x1, x1 किसके बराबर है, अरे भाई x1 बराबर है मेरे पास सिंपल तरीके से किसके, x1 इज बेसिकली इक्वल टू a, तो यहाँ पे a का a आ गया। तो मेरे पास फाइनली मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस का b, y माइनस का b इक्वल टू के बाद 7x माइनस का 7a। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा 7x माइनस का y और माइनस का b यहां पर आएगा तो प्लस का b बन जाएगा, माइनस का 7a एरिडिस का एरिडिस। तो ये इक्वेशन मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये इक्वेशन मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस ऑप्शन में भी नहीं आ रहा। 7x माइनस 7y गिवन है, इधर भी देखो 7x प्लस 7y गिवन है, इधर भी देखो 7x माइनस 7y गिवन है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। हमारे पास 7x माइनस का y करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम
एग्जामिनर क्या कहता है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है। एग्जामिनर आपसे कहता है फॉर 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - का √3 आयोटा होल पावर में n, कहता है इज एन इंटीजर इफ n इज डैश। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, ये क्वेश्चन मार्क कर लो, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - का √3 आयोटा नीचे डिवीजन में आ रहा है और इसकी होल पावर n है, तो ये कंप्लीट टर्म का आंसर इंटीजर कब होगा, इंटीजर यानी कि प्रॉपर नंबर, अगर n की वैल्यू क्या होगी। अब दो तरीके सॉल्व करने के भाई, एक तरीका तो ये है कि तुम पहले n की वैल्यू 1 रखो और फिर क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई करो, दूसरा तरीका कि आप n की वैल्यू 2 रखो फिर सिंप्लीफाई करो, फिर तीसरा तरीका n की वैल्यू 3 रख के सिंप्लीफाई करो और चेक करो किस पे आपके पास इंटीजर मिल रहा है। आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूं। अभी आप n को इग्नोर कर दो, अभी आप इग्नोर कर दो पूरे n को। आप देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है ऊपर आ रहा है 1 + का √3 आयोटा, नीचे डिवीजन में आ रहा है 1 - का √3 आयोटा। आप सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आता है ना फिर पावर रख के चेक कर लीजिएगा यार, सही है ना, कि आपको प्रॉपर नंबर किस पे मिल रहा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो देखो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रैशनलाइज करवाते हो, नीचे वाली टर्म को उठाओ उसके मिडिल टर्म के साइन को कन्वर्ट करवाओ, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। देखो मेरे पास सिंपल तरीके से ऊपर क्या आ रहा है, 1 + का √3 आयोटा, 1 + का √3 आयोटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 + √3 आयोटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखो, हमेशा याद रखिएगा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आप डिवीजन करते हैं, हमेशा रिमेंबर दिस थिंग, तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब डिवीजन करते हो नीचे हमेशा आपको a² - का b² मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि देखो a + b × a - b क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस का साइन और ये हो जाएगा आपके पास √3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पे लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आपके पास a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, देन मेरे पास आ जाएगा 2 √3 आयोटा और आगे आ जाएगा प्लस का √3 आयोटा स्क्वायर। √3 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √3 आयोटा स्क्वायर। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का साइन। अब देखो √3 आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली कर सकता था बट मैंने चलो आप लोगों के लेवल के लिए नॉर्मल वे में करवा दिया। खैर अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया अगेन यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज, आगे आ रहा है प्लस का 2 √3 आयोटा प्लस का साइन। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है √3 आयोटा के ऊपर, स्क्वायर √3 पे अप्लाई होगा, सिंपल 3 आएगा, जब ये स्क्वायर आयोटा पे अप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1। और नीचे देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो 1 + का 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो 1 + का 3 4 हो जाएगा। तो 3 × -1 -का 3, तो एक में से 3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -का 3 बन गया ना, एक में से 3 को निकालोगे ये बन गया -का 2, यहां पर आ जाएगा प्लस का 2 √3 आयोटा और नीचे डिवीजन में 4 का 4। ऊपर से अगर आप 2 को कॉमन ले लो तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा -का 1 और आगे आ जाएगा प्लस का √3 आयोटा प्लस का √3 आयोटा नीचे 4 का 4। तो मेरे प्यारे शागिर्दों हमें पता है 2 1 2 होता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया -का 1 प्लस का आयोटा इंटू √3 और नीचे डिवीजन में आ गया 2 का 2। अब फाइनली देखो इसका मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म पे ये आपकी वैल्यू आ गई। तो जो काम करा वो क्या काम करा उसको समझ लो क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हमें क्या निकालना है, हमें पावर में n की वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर ओवरऑल टर्म आपको एक इंटीजर दे। तो अभी अभी आप इस पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी आप सिंपल देखो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, आपने यहाँ पे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करी, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है, मैंने डायरेक्टली नहीं काम करा, मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे करते हैं, जो भी नीचे वाली टर्म आ रही होती है सेम टर्म को आप लेते हो, इसके नीचे वाली टर्म के साइन को आप क्या करवाते हो, कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो। तो ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो गई। ऊपर आपके पास देखो क्या बन जाएगा 1 + √3 आयोटा, जब 1 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा 1 + √3 आयोटा का होल स्क्वायर, सही है ना। और नीचे देखो नीचे a - का b इंटू a + का b, ये आपका a है ये आपका b है, ये a - का b इंटू a + का b किसके बराबर होता है, a² - b² का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में फॉर्मूला क्लोज होगा ये वाला, सही है। तो आपके पास सिंपल ये 1 का स्क्वायर - √3 आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, इसको आपने
सिंप्लीफाई करवाया, सही है। सिंप्लीफाई कैसे करवाया कि ऊपर आपने सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करा, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि रूट 3 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो स्क्वायर रूट पे जाएगा तो खत्म हो गया, 3 बचेगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो 1 माइनस का -3, नेगेटिव का 2 बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 रूट 3 आयोटा आ गया, और नीचे देखो 1 प्लस का 3 4 के बराबर आ गया। अब आपने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, अब देखो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और बाहर देखो पावर में क्या था, चूंकि हमें ओरिजिनली बाहर पावर में n आ रहा है, सही है ना, ओरिजिनली बाहर पावर में क्या आ रहा था n, अब फाइनली n को लगा दो, स्टार्टिंग में n को आपने इग्नोर करके अंदर वाली टर्म को पहले सिंप्लीफाई करवाया, अब n को लगा दो। कुछ तुम्हें याद आ रहा है? गलती से मुझसे तालीम हासिल करी थी बेटा, तो मैंने कुछ पढ़ाया था इक्वेशंस के अंदर कि ओमेगा नाम की दुनिया में एक चीज होती है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा का दुनिया में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि देखो ये अंदर कंप्लीट ओमेगा फॉर्म हो रहा है, तो अगर मैं ओमेगा को यहां पे रिप्लेस कर दूं, ये नेगेटिव का 1 प्लस का आयोटा रूट 3 की जगह पे ओमेगा लिख दूं, तो बाहर पावर में क्या है? n है। अब आपको ये बात मालूम है कि ओमेगा की पावर, कौन सी पावर आपको प्रॉपर नंबर देती है? ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा होता है, तो ये आपके पास इंटीजर तो नहीं है, ये तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव का 1 नेगेटिव का आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वो भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अगर मैं ओमेगा की पावर में 3 लिख दूं तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके? 1 के, जो कि एक इंटीजर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 के बराबर। ये बात समझ में आती है क्या काम करा है? अरे भाई बिलियन डॉलर्स का काम है कि देखो आपने सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करवा लिया इस फॉर्म के ऊपर, ये आपके पास अब देखो क्या आ गया, ये आपके पास ओमेगा आ गया ना, पावर में क्या है? n। अब आप खुद देखो, अगर मैं यहां पे n की जगह पे 1 रखता हूं तो ओमेगा की पावर 1 तो नेगेटिव का 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 होता है, इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर का मतलब होता है प्रॉपर नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है ना। अगर मैं यहां पे n की जगह पे 2 रखता हूं, ये भी इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव का 1 नेगेटिव का आयोटा रूट 3 बाय 2 होता है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 1 नेगेटिव का आयोटा रूट 3 बाय 2, इसका मतलब ओमेगा क्यूब वो पहला नंबर है जिसके ऊपर आपको इंटीजर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल तरीके से ओमेगा की पावर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, तो करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने आपको आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, अदरवाइज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका था कि आप डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई करते, वो फिर लॉजिकल तरीका, वो एक मुश्किल तरीका है कि आपको पहले मालूम होना चाहिए रूट 3 आपको किस पे मिलता है, साइन की किस वैल्यू के ऊपर, साइन 60 पे मिलता है तो आप साइन 60 कॉस 60 रखो, वो लंबा मेथड है, मुश्किल मेथड है। आसान तरीकेकार ये है। तो बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर बात पल्ले पड़ती है तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करना है लेक्चर के लिंक को। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एनईडी के तमाम पेपर्स मिलेंगे 2005 से लेके आज तक के, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, उन्हें बताना है कि सर हाशिम का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 23 मार्च से, जिसमें एनईडी के राउंड 1 की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी, राउंड 2 की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। अगर आप एनईडी के साथ नस्ट की, फास्ट की, जीआईकेआई की, आईबी की, कॉमसेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा हर साल मेरे हर बैच के बच्चे इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर पोजीशन सिक्योर करते हैं। तो लाजमी तौर पे आपने इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बनना है और आपने कोशिश करनी है कि आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करिए। आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में कवर करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर है किसके? 4 के, और ए डॉट प्रोडक्ट बी बराबर है 4 के, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? यानी कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझो भाई। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर खाली एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर आता है। अक्सर बच्चों को बात नहीं पता होती। भाई मैं आपको चीज बताता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद कंडीशन तब जहां आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के बराबर आती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा उस वक्त जो आपका एंगल होता है थीटा का, वो किसके बराबर होता है? 45 डिग्री के। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये कि देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट प्रोडक्ट बी, और आपके पास नीचे डिवीजन के अंदर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सही है। वाइल आपके पास साइन थीटा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड, और नीचे डिवीजन में ए और मल्टीप्लाई इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा खाली एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, वो क्या होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री वो एंगल होता है जहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी एग्जामिनर अगर आपसे कहता है ना कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर यही तो कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू बराबर है 4 के और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी बराबर है 4 के, तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? तो रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया में कभी भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर आ जाए तो उस वक्त का एंगल क्या होता है? उस वक्त का एंगल होता है 45 डिग्री के बराबर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट
आंसर। इसी तरीके से हमेशा याद रखिएगा एक और क्वेश्चन जो एनईडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई अगर कभी भी दुनिया में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो रिमेंबर दिस थिंग, उस वक्त वेक्टर्स कैसे होते हैं, उस वक्त वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और आपके पास एंगल क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री का। अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बराबर है जीरो के तो तीन डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। अगर ए क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है जीरो के तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे और एंगल 0 डिग्री होगा। वाइल अगर कभी भी ए डॉट प्रोडक्ट बी बराबर है जीरो के, इसका मतलब होता है वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। ये तीन डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाए। इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एनईडी के पेपर से पूछा जाता है और अक्सर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर देखो क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव बताओ मॉडुलस के फंक्शन का। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्लैंक। अरे सर मॉडुलस के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे बताएं? भाई देखो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रखिएगा दुनिया में मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी मॉडुलस ओपन होता है ना, एक दफा प्लस में होता है, एक दफा माइनस में होता है। अक्सर बच्चों को मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी पता होती है कि मॉडुलस में कभी भी नेगेटिव की वैल्यू आए तो पॉजिटिव हो जाती है, मगर भाई वो एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है। मॉडुलस की जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कभी भी मॉडुलस किसी भी फंक्शन पे जब ओपन होता है तो एक दफा प्लस की फॉर्म पे ओपन होता है, एक दफा माइनस की फॉर्म पे होता है। तो एग्जामिनर देखो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, डेरिवेटिव मॉडुलस का बताइए। अब देखो मॉडुलस का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर तो मैं सिंपल वे में चेक करूं कि मॉडुलस का डेरिवेटिव क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है एक दफा ये मेरे पास होगा +1 के लिए होगा, सही है ना, एक दफा -1 के लिए होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है किसके बराबर, 1 के बराबर होता है ना। एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मॉडुलस एक्स लिखा हुआ है तो भाई एक दफा ये ओपन होगा, +1 के लिए आंसर होगा, क्योंकि देखो सिंपल जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो भाई मॉडुलस ऑफ एक्स के अंदर जाहिर सी बात है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो +1 के बराबर होगा। अगर मेरे पास लेट सपोज एक्स की वैल्यू मेरे पास 0 से छोटी आ रही है तो मेरे पास ये -1 पे ओपन होगा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मेरे पास आंसर एक दफा -1 भी हो सकता है। और अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर डेरिवेटिव तो अगर x की वैल्यू 0 तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। आसान भाषा के अंदर देखो दो ही चीजें हैं, अगर तो मॉडुलस का फंक्शन आ रहा है तो मुझे पता है कि भाई अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो जाहिर सी बात है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होगा। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है यानी कि नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 के बराबर। तो ये तो इस सिंपल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है किस तरीके से बिहेवियर करेगा। फिर अपने ऑप्शंस को देखो, पहला ऑप्शन आ रहा है मॉडुलस एक्स। क्या मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव मॉडुलस एक्स हो सकता है? इम्पॉसिबल है। उसके पीछे रीजन ये कि यार देखो अगर एक्स की वैल्यू तुम ग्रेटर देन 0 डालोगे ना तब भी 1 ही आएगी, अगर लेसर देन 0 डालोगे तब भी 1 ही आएगी, जबकि मेरे पास तो दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है फंक्शन, तो ये तो नहीं आंसर हो सकता। 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर -1, मॉडुलस एक्स की पावर -1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स, अगेन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर मैं ग्रेटर देन 0 डालूंगा यानी कि मुझे पता है मॉडुलस आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना, तो अगर मैं प्लस का 1 डालूंगा तब भी प्लस का 1 मिलेगा, नेगेटिव का 1 डालूंगा तब भी प्लस का 1 ही मिलेगा। तो ये वाला फंक्शन तो शो ही नहीं कर रहा हूं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहाँ पे गौर से देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखता हूं तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, तो 1 मिल रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है इसको। और अगर मैं x की वैल्यू लेसर देन 0 रखता हूं तो ये बनेगा नेगेटिव का 1 और यहाँ पे आएगा नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव 1 तो पॉजिटिव 1 हो गया, नेगेटिव 1 एडिट तो नेगेटिव का 1 आ गया, तो यानी कि ये भी इसको वेरीफाई कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो एग्जाम बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये अलजेब्रा का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है a प्लस बी की वैल्यू बराबर है किसके, 7 के। तो बताइए a इंटू बी अगर 5 के बराबर है, a इंटू बी अगर 5 के बराबर है तो a माइनस का b क्या होगा। तो भाई देखो a प्लस की b की वैल्यू क्या है, 7 है, और a इंटू बी किसके बराबर गिवन है, ये गिवन है आपको 5 के बराबर। तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है यहां से अगर मैं a की वैल्यू को इवेल्युएट करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई b। इसको उठा के मैं पहली इक्वेशन में डाल दो, तो a की जगह पे आ गया 5 बाई बी प्लस का b इक्वल टू के बाद 7। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के एलसीएम ले लो, b 1 जार b होगा, 5 1 जार 5 हो गया, और b से मल्टीप्लाई होगा, b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के बाद 7। b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू के बाद 7b। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 7b और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास मेरी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से b की वैल्यू को निकाल सकते हैं, या मिडिल टर्म को ब्रेक करवा दो, 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही बनेगा। ऐसी दो वैल्यूज जिसके ऊपर 5 मिले, 5 तो प्राइम नंबर है, कभी भी नहीं मिलेगा भाई, तो क्या हो सकता है 6 माइनस का 1 7। बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करवाता हूँ तो फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा किसके बराबर, 5 के बराबर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाने 5 बन रहा है, तो 5 को अगर मैं ऐसे दो नंबर से ब्रेक करूंगे बीच वाली वैल्यू बने, तो 5 तो प्राइम नंबर है, ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई बी की वैल्यूज ही आपके पास आएंगी
आपके पास बी की जो वैल्यूज आएंगी वो तो आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आएंगी, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि भैया देखो इसके पीछे लॉजिक है। मुझे डायरेक्टली कैसे पता चल रहा है, डायरेक्टली कैसे ऐसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो जब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है ना, ये इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो आयोटा की फॉर्म के अंदर या रूट की फॉर्म में आंसर आएगा ना, रूट की फॉर्म में आंसर आएगा। आपके पास ए की या बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट की फॉर्म में आएगी, कि 7 रूट की फॉर्म में आंसर आएगी आपके पास। अब निकाल के चेक कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके, तो वो रूट की फॉर्म में आ रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन रूट की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब यहाँ के सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। तो करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर, नॉर्मल सी बात है भाई। तो नन ऑफ दीज करेक्ट होगा, क्योंकि देखो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही ना। जब कभी मिडिल टर्म ब्रेक ना हो रही है उसका मतलब होता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे सॉल्व करोगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आपका आंसर आएगा रूट की फॉर्म में। ऑल्दो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी वो भी बता देता हूँ। ये होगी मेरे पास बी की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का 7 है ना, तो माइनस का बी होता है तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर। फिर होता है मेरे पास सिंपल तरीके से बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर ऑब्वियसली प्लस का 49 माइनस का 4ac, 4ac 4 का 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है, तो 4 5 ये हो जाएगा 20 के बराबर। और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए बराबर है सिंपल 2 के। तो देखो बी की वैल्यू ये आ रही होगी। अब आप मुझे बता दो, अगर इस वैल्यू को मैं कहीं भी डालूंगा तो ए की वैल्यू थोड़ी आएगी कभी भी। ए की वैल्यू 26 27 28 आ नहीं सकती, वो भी रूट की फॉर्म में ही आएगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉजिक को भी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की लॉजिक क्या आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर में m डिवाइडेड बाय n। बेटा इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझो। देखो भाई कभी भी आपके पास अगर स्क्वायर रूट आ रहा होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आ जाता है 1/2। सिमिलरली कभी भी अगर आपके पास क्यूब रूट आ रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, पावर में आएगा 1/3। कभी भी आपके पास दुनिया में अगर फिफ्थ रूट आ रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, पावर जब फिफ्थ रूट रिमूव होगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/5। तो भाई यहाँ पे भी तो ये चीज आ रही है, एक्स की पावर में गिवन है m डिवाइडेड बाय n। तो भाई सबसे पहले मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। तो भाई मैं x की पावर m को एडिट रहने देता हूं, और ये जो पावर में 1/n आ रहा है इसको एडिट लिख देता हूं। हमें ये बात मालूम है जब कभी रूट रिमूव होता है तो पावर में क्या आता है, फ्रैक्शन के अंदर पावर आती है ना। जब कभी रूट रिमूव होता है तो पावर में फ्रैक्शन में पावर आती है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर आ रही है 1/n, तो इसको अगर मुझे रिमूव करना है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा nth रूट। ये क्या बन जाएगा, nth रूट इंटू एक्स की पावर m। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। भाई ये तमाम ट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई, में कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशंस के टॉपिक का आ रहा है। अगेन इस क्वेश्चन को बड़ी याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको वैसे ही याद रहना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, वो दूसरे मैट्रिक्स से ऐड हो रहा है, जो भी आंसर आएगा उसको तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। अरे भाई देखो सॉल्व कैसे करोगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से भाई दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं, जो भी आंसर आएगा तीसरे मैट्रिक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करवा लो। तो ये देखो भाई सामने वाली वैल्यू अपने सामने वाली वैल्यू से जाके ऐड हो जाएगी। मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, अगर ऑर्डर सिमिलर होगा तो ऐड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1 प्लस का ओमेगा, फिर ओमेगा जाके ओमेगा स्क्वायर में ऐड अप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर जाके 1 में ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। फिर देखो इस ओमेगा के सामने जो एलिमेंट है, याद रखिएगा मैट्रिक्स की एडिशन क्या होती है, जो एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के आमने सामने वाले एलिमेंट एक दूसरे में ऐड होते हैं, तो ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सही है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस एलिमेंट के सामने क्या है, ओमेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का ओमेगा। सिमिलरली देखो ओमेगा स्क्वायर के सामने क्या है, ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। सिमिलरली देखो 1 के सामने क्या है, ओमेगा स्क्वायर, तो जो एलिमेंट जिसके सामने उसमें ऐड होगा, ओमेगा के सामने देखो बेटा क्या है 1, तो क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस का 1। सही है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई हमें ये बात मालूम है कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि भाई 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, जीरो के। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए 1 प्लस का ओमेगा, तो जो चीज गायब है ना वो दूसरी तरफ नेगेटिव साइन के साथ होगी। सिमिलरली कभी लिखा हुआ आ जाए ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, तो जो चीज गायब है वो दूसरी तरफ नेगेटिव साइन के साथ होगी। कहीं लिखा हुआ आ जाए आपके पास ओमेगा प्लस का 1, तो जो चीज गायब है वो दूसरी तरफ क्या होगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा नेगेटिव का ओमेगा। तो यहाँ पे भी तो सेम काम हो रहा है बेटा, कैसे कि देखो 1 प्लस का ओमेगा क्या गायब है, ओमेगा स्क्वायर
स्क्वायर गायब है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में क्या गायब है, नेगेटिव का वन। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा में क्या गायब है, वन गायब है, तो नेगेटिव के साइन के साथ आ जाएगा। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा, क्या चीज गायब है, वन गायब है, नेगेटिव का वन आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस वन में क्या गायब है, ओमेगा गायब है, यहाँ पे नेगेटिव का ओमेगा आ गया। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर में क्या गायब है, ओमेगा गायब है, नेगेटिव का ओमेगा आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस वन में क्या गायब है, ओमेगा गायब है, नेगेटिव का ओमेगा आ गया। वन प्लस ओमेगा में क्या गायब है, ओमेगा स्क्वायर गायब है। ओमेगा प्लस वन में क्या गायब है, ओमेगा स्क्वायर। और बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है वन, इधर आ जाएगा ओमेगा, इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनली आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, मगर एक आसान चीज आपको बताऊं, पहले इस कंप्लीट मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, सही है ना, ताकि आपके लिए मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया वन, ये बन गया ओमेगा, ये बन गया बेटा वन, ये बन गया ओमेगा, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया वन, ये बन गया ओमेगा, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन होती है। मैट्रिसेस दुनिया में कब मल्टीप्लाई होते हैं, अगर पहले वाले मैट्रिक्स के, अगर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस के बराबर होंगे, तभी दुनिया में दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत दफा पेपर में आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने को दिए जाएंगे, मगर वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा। तो भाई पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल बेटा, ये पूरी रो जाके इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो भाई ओमेगा स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आपको बता देता हूं, ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, वन हो गए। सिंपल तरीके से कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, आपके पास जो एरोज होते हैं हम इस तरीके से एरोज बनाओ, और सिंपल तरीके से तमाम की तमाम जो आपकी हेड होगा, हेड से मल्टीप्लाई होगा, टेल टेल से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो नेगेटिव का साइन बाहर, एडिटिस का एडिटिस। ओमेगा स्क्वायर जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वन जाके ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ओमेगा आ जाएगा। फिर ओमेगा जाके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर क्यूब। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, वन के, और ओमेगा की पावर फोर बराबर होता है किसके, ओमेगा के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब बन जाएगा। फिर देखो वन वन से मल्टीप्लाई होगा, वन आ गया। ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर फोर आ जाएगा। फिर देखो वन वन से मल्टीप्लाई होगा, इट इज आ गया। ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर फोर बन जाएगा। बेसिक तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करवाई, नेगेटिव का वन, एडिटिस का एडिटिस। अब देखो ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, ओमेगा क्यूब क्या होता है, वन के बराबर, तो यहाँ पे वन आ गया। फिर देखो नीचे वाली रो में क्या है, वन प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर क्या होता है, ओमेगा के बराबर। फिर देखो नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है वन प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर फोर क्या होता है, ओमेगा के बराबर। अब देखो हमें ये बात पता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का वन किसके बराबर होता है, जीरो के। सिमिलरली देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, जीरो के बराबर। सिमिलरली देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, जीरो के बराबर। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, जीरो जीरो जीरो। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, जीरो के। तो भाई इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, जीरो जीरो जीरो। और नेगेटिव साइन किसी से मल्टीप्लाई हो तो वो भी खत्म हो जाता है। तो अब करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ये क्वेश्चन यकीन मानिए इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इस तरीके से हमारे पास फाइनली एनईडी के 2017 का एक कंप्लीट पेपर सॉल्व होता है। मैं यहां पे दो बातें आप लोगों से बिल्कुल करना चाहूंगा कि देखो बेटा, इस चीज को जहन में रखिए कि अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैंने ऑलरेडी एनईडी के 2005 से लेके आज फाइनली 2017 तक के पेपर सॉल्व करवा दिए। इसके अलावा एनईडी के जो कंप्यूटराइज टेस्ट के क्वेश्चंस थे 2020 ऑनवर्ड वाले, वो मैंने ऑलरेडी सारे सॉल्व करवाए हुए अप टू द डेट 2020 से लेके 2024 तक के। और 2024 की जो मैराथन है उसमें मैंने सारे कंप्यूटराइज पेपर्स को एक दफा रिव्यू करवाया था। तो इन लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लो, अपना डेली का एक शेड्यूल बनाओ कि जिसके अंदर लाजमी तौर पे एक लेक्चर कवर करो। अच्छा एक चीज जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूं, कुछ बच्चे फरमाते हैं सर टाइम कम है, सिर्फ पास पेपर्स कवर कर लें। तो बेटा अगर फेल होना चाहते हो काम करो, भाई सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, खुदारा अपनी पूरी तैयारी कवर करो, खुदारा अपनी पूरी तैयारी कवर करो। अभी आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल है, अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करो। आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है, कंप्लीट प्रेप कवर करनी है, अभी कोई आपका टाइम नहीं निकला। भाई देखो एक प्रॉपर गाइडेंस को लो। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा किसी फजूल इंस्टीट्यूट में नहीं जाना, आराम से घर पे बैठ के पूरी
तैयारी हो सकती है। आप आराम से बैठ के 23 मार्च के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पीछे देखो रीजन है, रीजन क्या है कि भाई हमारी लाइव क्लासेस के अंदर हमारे पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, एनईडी के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं। तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपका प्रॉपर्ली कोर्स कवर होता है। आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे पूछना चाहते हो, कोई भी ग्रुप हो, एनईडी के मेरे अपने ग्रुप बेतहाशा बैठे हुए हैं, आप कहीं पे भी पूछो, मेजॉरिटी बच्चों ने मुझसे तैयारी करी होगी। तो भाई तैयारी करने का प्रोसीजर क्या होता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर प्रॉपर्ली आपकी क्लास कंडक्ट होती है। लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखो मैं तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को भी जानता हूं जो कि एनईडी की और दाऊद की तैयारी करवाने की 50,000 रुपए फीस है उसकी, और एनईडी और नस की तैयारी करवाने की 60,000 रुपए फीस है। तो ऐसा कोई मजाक नहीं होता। आप पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे बैच के अंदर, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलरली आईबी है, चाहे वो एनईडी है, चाहे वो दाऊद है, चाहे वो आपके पास जीआईकेआई है। मेरे पास नस्ट के टॉपर्स भी हैं, फास्ट के भी हैं, आईबीए के भी हैं, एनईडी के भी हैं, दाऊद के भी हैं, जीआईकेआई के भी हैं, कॉमसेट्स के भी हैं, लम्स के भी हैं। तो भाई कोई तो रीजन है जो बच्चा इतना एतबार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई लाइव क्लासेस आपकी प्रॉपर्ली कंडक्ट होती हैं, लाइव क्लासेस जूम की एप्लीकेशन के थ्रू होती हैं, और आपको तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग्स हमारे अपने पोर्टल्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस होती है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप अगर एनईडी की तैयारी कर रहे हैं तो एनईडी के अंदर फिजिक्स आएगी, मैथ्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, इंग्लिश आएगी, या कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, उन सबके सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। अगर आप फास्ट की तैयारी करें तो वहां पे एडवांस मैथ्स भी आएगी, जनरल मैथ्स भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, आईक्यू भी आएगी, उसकी तैयारी भी कवर होगी। अगर आप एनटीएस का टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे बेटा एनालिटिकल रीजनिंग आती है, आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, उसकी तैयारी भी कवर होगी। अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा है तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, प्री मेडिकल के बच्चों की बायो की क्लासेस भी होती हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, हमारे इंजीनियरिंग के बैचेस अलग होते हैं, हमारे बिजनेस के बैचेस अलग होते हैं। तो भाई सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि इस मामूली सी फीस के अंदर आप पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग की, तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर सकते हो। आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको इस तरह का कोई मजाक करने की जरूरत नहीं है कि एनईडी नस की फीस अलग होगी या एनईडी फास्ट की फीस अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 7,000 फीस के अंदर भी कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैंने खुद पाकिस्तान के बड़े टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, सर बिलाल जैन ने फिजिक्स की किताबें लिखी। मेरे पास जितने टीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे या तो पीएचडी होल्डर्स हैं या सारे के सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर काम करते रहे। ओरेकल के अंदर कोई करता रहा, मैं खुद जीएसके में करता रहा, के इलेक्ट्रिक के अंदर डिप्टी मैनेजर्स करते रहे। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस के, बहरिया कॉलेज के मेरे पास एचओडी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास अल्फा कॉलेज के अंदर एचओडी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मेरे पास बेतहाशा टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स के पढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको तमाम चीज पढ़ाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी फैसिलिटी देखते हो, आप मुझसे डिमांड करो, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका कंप्लीट कोर्स एनईडी के राउंड 1 से पहले कवर होगा, और फिर एनईडी के राउंड 2 से पहले दोबारा आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। यानी कि इस एक बैच के अंदर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर होगा, मल्टीपल टाइम्स आपकी कोर्स की कन्वर्जन होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बैच का, सही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बैच का। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं एप्टीट्यूड के। भाई देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्ट ना, एप्टीट्यूड में होता ही क्या है, टेस्ट होते हैं। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, आपके प्रॉपर्ली एनईडी के पास पेपर वो कवर करवाए जाएंगे, फास्ट के पास पेपर्स कवर करवाए जाएंगे, जीआईके के पेपर्स कवर करवाए जाएंगे, मेहरान के पास पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। वो तमाम बच्चे जो मेहरान के बच्चे हैं, मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोजीशन है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मीरपुर खास हो, चाहे वो आपके पास अल्लाह भला करे शहीद बेनजीराबाद हो, चाहे वो आपके पास सांगड़ हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेहरान की पहली पोजीशन मेरे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह बैचेस के। तो भाई आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। तो ये न्यू बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से हो रहा है, आप लोगों को इंटर के पेपर्स का प्रॉपर गैप दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो लाजमी तौर पर कोशिश करें कि इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच से आपको बेतहाशा फायदा होगा। इस बैच के अंदर कंप्लीट कोर्स पाकिस्तान की टॉप इंस्टीट्यूट फैकल्टी पढ़ाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलहदा कंडक्ट होती हैं। भाई जो लाइव क्लासेस में आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जा रहा है वो अलहदा है, और मेरे पास पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी डाउट सेशंस के लिए अलहदा से होती है कि आपकी लाइव क्लासेस के अंदर डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, कोई प्रैक्टिस मटेरियल का डाउट है, कोई और प्रॉब्लम है, वो अलहदा से मेरे टीचर स्टाफ बैठा बहुत है। तो लाजमी तौर पर भाई इस बैच को ज्वाइन करना है आपने। दिस बैच विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो लाजमी तौर पे इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बने। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर एनईडी के मजीद पेपर्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।